एवरीवन, गली फिक्शन में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जब तक मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है प्लीज़ छोटे पार्ट में मैनेज करिए, क्योंकि बस मैं रिदम बनाने के लिए ले आती हूँ, दूसरा मैं अकेले रहती हूँ तो बहुत सोचती हूँ सो दैट मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। एक बार मम्मा घर आ जाए, खुशी के मारे आप लोगों को 10-10 घंटे की दे दूंगी मैं। बिल्कुल पेशेंस बना कर रखिए, बहुत लोगों का सफ़र का बांध टूट गया है। अभी एक तरफा फीलिंग दिखी, बस बेबुनियाद के एफर्ट दिखे। वक्त आने दीजिए, वक्त तो सबका बदलता है। इस स्टोरी का भी मुखड़ा नहीं बना है। जिस दिन मुखड़ा बन जाएगा आपको और दूसरे पर्सन की चीजें भी आपको दिखेंगी, सो दैट बस पेशेंस बना के रखिए। बातें बहुत ज्यादा हो गई हैं, चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। और हाँ, बी रेडी फॉर संडे, इट एवरीथिंग विल बी ओके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो संडे को संडे वाला सरप्राइज मिल जाएगा आप सभी को। चलिए चलते हैं अपनी जर्नी की तरफ। लास्ट एपिसोड में हमने काफी कुछ देख लिया। विभूतियान एक ऐसा पर्सन जिसने न चाहते हुए बुलानचंद की जिंदगी में इतना घुसा कि अब उसके लिए निकलना भी मुश्किल है, भले ही उसने सही कदम उठाया या गलत। बट अब वो उन सब चीजों से भागना नहीं चाहता। एटलीस्ट उसके पास इतना करेज तो था जो उसके घर पे रहकर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। भले ही लालचंद के साथ शादीशुदा जिंदगी आगे न बढ़ रही हो, बट उसकी फैमिली में अच्छी बॉन्डिंग थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। एंड देन उसे इस बात का एहसास हुआ कि वांगजी बहुत ही हर्टलेस है। मतलब वो इस कदर बिगड़ा हुआ है कि उसे इस बात का भी एहसास नहीं कि उसके पेरेंट्स को उसकी जरूरत है। उसे अपने डिसीजन पे पछतावा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, एक बार सोचा जरूर उसने कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं ले लिया। एंड देन उसी रात को, यानी कि मम्मा की जब शादी की सालगिरह थी, उसी रात को बीबूजान को इस बात की भी खबर लगी कि वांगजी सिंगापुर जाने वाला है। उसने उसे रोकने की कोशिश की और उनकी कन्वर्सेशन काफी आगे बढ़ी। एंड देन बीबूजान एक कन्वर्सेशन में मैं और उसकी लांचन की बातें सुनता है। वो काफी जेलिस हुआ। डेफिनेटली लांचन उसका पहला प्यार था, भले ही वो कितना भी कह ले, लेकिन एंड देन पहले प्यार का निशान इतनी आसानी से तो नहीं जाता। अब यहाँ कोई सेल्फ रिस्पेक्ट खोने की बात नहीं थी। जिस इंसान को शायद निभाने की उम्मीद है, डेफिनेटली वो इतनी जल्दी किसी का पीछा या साथ नहीं छोड़ सकता। जैसे कि पेरेंट्स, भले ही बच्चा कितना भी बुरा क्यों ना हो, क्या वो अपने बच्चे को फेंक देते हैं? क्या वो छोड़ देते हैं? क्या वो उनसे सारा रिश्ता तोड़ लेते हैं? बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि माता पिता एक दूसरे से कितनी लड़ाई हो, क्या वो एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं? छोटे मोटे उतार चढ़ाव जिंदगी को खत्म नहीं करते हैं। एक इंसान का एफर्ट ये दिखाता है कि वो कितनी शिद्दत से रिश्ता निभाना चाहता है। विभूतियान की तरफ से ही था। उनकी कन्वर्सेशन आगे बढ़ गई थी। उस दिन बेड पर विभूतियान और वांगजी था। एक तो वांगजी काफी नशे में था और विभूतियान को उसने पकड़ भी लिया था। चीजें वहां तक पहुंची थी जहां उसने विभूतियान को एक जबरन किस कर लिया था। फिर क्या था? विभूतियान ने उस वक्त उसके चेहरे को देखा। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। विभूतियान जो कि कॉल पर कुछ सुनकर काफी हद तक हड़बड़ा गया। लेकिन मुझे मुझे अंकल ने तो बताया कि वो नहीं जाएगा। वो अभी अपने टेस्ट को देने गया था। रात की बातें अभी धुंधली हैं कि रात में उनके बीच क्या हुआ। उसे अचानक से कॉल आई कि वांगजी को जाना था 2 दिन बाद, बट वो आज शाम को ही जाने वाला है। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। विभूतियान सीधा वापस आया था। 11 बजे के आसपास वो अपने कमरे में पहुंचा। उसने लालचंद के बैग को देखा जो ऑलरेडी पैक्ड था। दाई अम्मा ने सब कुछ पैक कर दिया था। तुमने तो कहा था तुम नहीं जाओगे। मैंने ऐसा कब कहा? उसने मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहा। तुमने रात को मुझसे कहा। मुझे याद नहीं लालचंद, तुमने मुझसे रात में कहा है। आई सर मुझे याद नहीं। तुम्हें याद है? बीबूजान ने उसका कॉलर पकड़ लिया। भूलो मत कि कल रात व्हाट डॉट 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 मुझे कुछ याद नहीं। विंग ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। डोंट से लाइक दिस। थोड़ा गुस्सा तो था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे कहना चाहिए। आई नो मैं नशे में था, लेकिन तुम नहीं थे, सो दैट तुमने जानबूझकर चुना। अब कल रात में क्या हुआ ये तो वही दो जाने। उनकी कोडिंग भाषा से लग रहा था कुछ तो हुआ है उनके बीच। तुम्हारे पास ऑप्शन था दूर जाने का, फिर भी तुमने इसे चुना, तो मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो? तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? उसके सामने आते हुए कहता है। आई एम, मैं हूँ। जवाब में लांजान ने बस इतना कहा। मेरी लाइफ कोई मजाक नहीं है लांजान, उसके सामने आते हुए फिर से कहता है। लांजान ने उसे क्रॉस किया। एंड नाउ वो खिड़की के सामने खड़ा था। वो बाहर की तरफ देख रहा था। एक चेहरे पर मुस्कान थी, एक सेटिस्फिक्शन था।
ना जाने किस बात का सेटिस्फेक्शन था। शायद वीबू जान को इस तरह हर्ट करने का सेटिस्फेक्शन था। हाँ, ये सब तुमने चुना है विंग। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज चुनने के लिए मजबूर नहीं किया। यू वर टॉकिंग विद मी, तुम मुझसे बात कर रहे थे, ये भी तुम्हारा चुनाव था। तुमने मेरे बारे में जानना नहीं चाहा, ये भी तुम्हारी चॉइस थी। तुमने शादी की, ये भी तुम्हारी चॉइस थी। तुम मेरे साथ सोए, ये भी तुम्हारी चॉइस थी। हाउ कैन यू ब्लेम ऑन मी? वीबू जान ने उसका कॉलर उस वक्त छोड़ दिया और वो फ्रीज था। इस जगह उसे इस बात का एहसास हुआ, अब हाई पीक पे वो पहुंच चुका है। इससे आगे बढ़ना लांजान के लिए उसके लिए बिल्कुल नामुमकिन सी बात थी। भूलो मत लांजान, हर एक चीज की कीमत होती है। वीइंग ने उस वक्त उसे काफी हर्ट होते हुए कहा। जैसे क्या कीमत होगी? मैं तुम्हारे साथ सोया या तुम मेरे साथ सोए, तुम्हारे आंसू निकल लें, क्या ही कीमत होगी? मुझे क्या खोना पड़ेगा इसके बदले में? वीबू जान उसकी आंखों में आंखें डालता है। तुमने चुना था ना शादी करना, एंड यू थिंक कि तुम मुझे हर्ट कर लोगे, तुम मुझे सुधार दोगे, राइट? तुम्हें ऐसा लगा था तुम ये सब कर पाओगे। सी, वो उसके आगे झुका, उसके चेहरे के पास पहुंचा। तुम्हारे गले पर मेरा लव मार्क है। ओह ओह सॉरी, इसे लव मार्क तो नहीं कहेंगे, आई मीन डिजायर्स। तुम्हारी बॉडी पर मेरे डिजायर्स के निशान हैं, और ये सारी चीजें तुमने खुद चुनी हुई। मैंने नहीं, ना मैंने तुम्हें अपनी तरफ कोई जबरदस्ती की है और ना मैंने करना चाहा था। वो तुम थे जो मेरे करीब आए थे। देखो, आई डोंट वांट, मुझे नहीं देखना है। मेरा फैसला अटल है और मैं जा रहा हूँ। नाउ, शादी का गिफ्ट मिला। फाइनली लैंड जानब से आखिरी वार किया। हाय नो, मैं तुम्हारी नज़र में बहुत बुरा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ। मैं किसी को खुश करने के लिए सिर्फ दिखावा नहीं कर सकता। वही बोलकर कमरे से बाहर निकल गया। पर्दे को पकड़ा वीबू जान काफी देर तक वहां खड़ा रहा। इवन काफी देर तक खड़ा रहा। विंग, तुम क्या कर रहे हो? मम्मा अचानक से अंदर आई। लड़के की आंखों में कोई आंसू नहीं थे। 19 साल का वो लड़का बस खड़ा तन बाहर की तरफ देख रहा था। मैं वैसे मैं बस सोच रहा था कि मुझे पर्दे सही करने चाहिए, है ना माँ? ऑलमोस्ट उसने अपने दिल का दरवाजा बंद किया था उस वक्त। अपने आंसुओं को उसने संभाला कि नहीं संभाला, फिलहाल अभी तो नहीं रो रहा था। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। एटलीस्ट वांग जी ने कुछ करने का सोचा तो। जाएगा, कंपनी संभालेगा, थोड़ा जिम्मेदार बनेगा। आखिरकार तुमने उसकी जिंदगी में बदलाव ला ही दिए। ये झूठी तारीफें थी। वांग जी बस उससे दूर जा रहा था, बिकॉज उसे एहसास दिलाना था कि विभूजन कभी भी उसकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं करता है। वो बीइंग है जिसने सब कुछ चुना है। ओके, हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। वैसे खुशी की बात है। सीन शिफ्ट होकर शाम के 6 बजे पहुंचा। वांग जी की सारी चीजें कार में रख दी गई थी। सारे लोग एयरपोर्ट पे खड़े थे। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा क्यों है? वांग जी से जाते हुए, मतलब कि जाने से पहले जो थोड़ा टाइम होता है, उस जगह था। वैसे तो प्राइवेट जेट थी, लेकिन मौसम खराब था, सो दैट उसे टिकट करना पड़ा। एक बात याद रखना विंग, मैंने तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में नहीं चाहा। न मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में चाहता हूँ, और ना तुम्हें कभी अपनी जिंदगी में चाहूंगा। नो मैटर तुम कितना एफर्ट्स डालते हो, मेरे लिए वो सारे एफर्टलेस हैं। झूठा दिखावा और प्यार मैं तो नहीं कर सकता। यू आर द ओनली रीजन जब मैं अपने घर से दूर जा रहा हूँ। विंग उसकी आंखों में देखता है। वो उस जगह चुप था। मैं तुम्हें कभी नहीं चाहता था, ना मैं तुम्हें चाहता हूँ, ना मैं कभी तुम्हें चाहूंगा। बाय, उसने उसे देखते हुए जवाब दिया। लंजन थोड़ा आगे निकला। अलविदा लंजन। उसके कदम रुके। उसने मुड़कर एक बार विभूषण को देखा। देखी स्माइल के साथ वो इंटर हो गया था। कार में बैठा विभूषण बस चुपचाप रहा रास्ते पर। घर वालों को लगा शायद लांछन गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा उदास है। खैर, घर वाले उसे समझाने लगे कि महीने में वो आएगा, वरना तुम चले जाना। कौन सा सिंगापुर बहुत दूर है, टिकट की तो बात है, कुछ ही घंटों का तो रास्ता है। नो वन नोज की वो चीजें थी ही नहीं जो वो सोच रहा था। सीन शिफ्ट होकर वापस पहुंचा। उस दिन उसने डिनर नहीं किया था। अब वो किसे दोष दे सकता था? लांचान तो कभी गलत था ही नहीं। यहाँ तो साबित हो चुका था। अब यहाँ पर कोई गलत था तो वो ये बुझान था, जिसने गलत चुनाव किया अपने लिए शुरू से। तुम्हें तो बुखार ही विंग बहुत ज्यादा।
जब वो खाना नहीं खा पा रहा था तो मम्मा ने अचानक से उसका चेहरा छुआ, क्योंकि उसका पूरा चेहरा पीला था। मम्मा की नजर उसके गले के निशान पे भी चली गई थी, बट इट्स ओके। उन्हें लगा कि उन दोनों के बीच प्यार है, सो दैट उन्होंने इस बात को ज्यादा मेंशन नहीं किया, ना हाईलाइट किया। क्या हुआ है, क्या बुखार ज्यादा है? जब फैमिली डॉक्टर आया और विभूषण को चेक किया तो उन्होंने बताया कि हाँ, बुखार तो ज्यादा है। आई मीन मैं भी टायर्ड हूँ, वैसे तो कोई बात लग नहीं रही है। मैंने कहा था मैं ठीक हूँ, विभूषण ने रुकते हुए जवाब दिया, बट उसके चेहरे पर कुछ तो कमी थी। घर वाले सारे लोग नोटिस कर रहे थे, स्टिल वही बात है कि सबको लगा लांछन की वजह से हुआ है। रात भर वो लड़का बुखार में तपता रहा। उसके फोन पर ना कोई मैसेज था, ना कोई नोटिफिकेशन था। उसने कल रात उसके साथ बिताई थी। एक एक लम्हा उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। उसे पूरा कमरा ऐसे लग रहा था मानो क्या हो गया। भले ही लांछन ने कभी उस पर तवज्जो ना दिया हो, क्या इतना उसके लिए काफी नहीं था कि उस कमरे में उसकी झलक महसूस होती थी उसे, उसकी मौजूदगी महसूस होती थी उसे। पर्दे हिल रहे थे, खिड़कियां खुली हुई थी, आज कोई मतलब नहीं था। रोज बिना कहे वो खिड़की बंद कर देता था ताकि लांछन जो कि आया वो उसे अनकंफर्टेबल ना लगे। उसने मेड से सुन रखा है कि उसे जरा सी आवाज में नींद नहीं आती। खिड़कियां खुली रहती तो हवाएं तेज तेज अंदर आती और पर्दे हिलते हैं तो आवाज होती है। वो नीचे सोता था, लेकिन उसका बेड वो सही से रखता था, क्योंकि उसे अनसर्टेन चीजें पसंद नहीं थी। वो जब भी सो जाता तो वो उसके सूट जरूर निकालता था। उसे कमरे में फ्लावर पसंद नहीं था। उसके आने से पहले वो फ्लावर निकलवा देता था, भले ही उसने कमरे का नक्शा बदल दिया हो। स्टिल वो बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। वांगजी के लिए वो वेट करता रहता था ताकि साथ में खा ले खाना। वो पता लगाता रहता था कि वो कौन से क्लब में या फिर कहाँ पर है। आगे पीछे मैनेजर से उसके बारे में बात किया करता था, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उसकी पसंद नापसंद, कैसे कब क्यों, सारी बातें उसे सब पता थी। वो बस कमरे में लेटा हुआ था, सब तरफ खामोशी थी। सामने एक घड़ी लगी हुई थी। ये तुमने लगाई है? उसे एक विजुअल से याद आया था जो वांग जी के साथ उसकी कन्वर्सेशन हुई थी। असल में उनकी शादी को 1 से 2 महीने हो गए थे, सो दैट उसने एक लंबा वक्त उसके साथ गुजारा था। चलो 1 से 2 महीने बहुत लंबा नहीं हुआ, बट एक लड़के के लिए जिसने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ किया, उसके लिए काफी अच्छा वक्त था। वो भले ही कहता रहे कि उसे लांजान को सबक सिखाना हुआ, टेवर वट एवर। वो बस चाहता था कि उसके जज्बातों से खेल के वो लड़का कहीं भी ना जाए। न उसे यकीन था कि एक न एक दिन वो बदल जाएगा। अब कोई आगे की चीजें तो देख नहीं पाता, सो दैट विभूषण भी नहीं देख पाया था। बट 2-3 महीने उसके लिए इनफ थे, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए। घड़ी की सुइयां चल रही थी। वही इनको वही चीजें याद आई। हाँ, मैंने लगाया। क्यों लगाया है? क्योंकि मैं लगाना चाहता था। और तुम्हें लगता है तुम्हें लगा कर बहुत अच्छा कर रहे हो। मुझे ऐसा पसंद नहीं अपने कमरे में। बाय द वे बता दो कि हमारा कमरा है ना कि सिर्फ तुम्हारा। जबरदस्ती की शादी, जबरदस्ती का हक, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, वो तुम थे जिसने, बोलो मत, कि कहलवाया तुमने ही था। तुम दुनिया के सामने भले ही साबित कर दो कि मैं तुम्हारे कदमों में झुका। रियलिटी यही कि शादी के लिए तुमने मुझे पुश किया, ना कि मैंने। मेरी चीजों से छेड़खानी करना बंद करो, मेरी लाइफ से भी। मैं कभी भी तुम्हें उस वे में नहीं देख पाऊंगा जिस वे में तुम चाहते हो। विंग ने करवट ले ली। उसे लगा कि सामने घड़ी है, दैट्स वाई वो बार बार उसे देख रहा है और वांगजी को याद कर रहा है। तो इससे बेहतर वो मुड़ जाएगा, वो दूसरी तरफ देखेगा। और जब वो मुड़ा तो उसकी नजर फिर से पिंक पर्दे पे गई थी, जो उसने वेडिंग नाइट के अगले दिन वो सारी चीजें करवाई थी। पिंक मुझे पसंद नहीं है। किसने किया ये? वो भारी आवाज में चिल्लाया। मैंने किया। विभूषण जो कि नहा कर वापस आया तो उसने उससे पूछा। और तुमने बिना पूछे क्यों किया? मुझे इसमें पूछने की जरूरत नहीं है। देखो विंग, मेरी चीजों से दूर रहो तुम। तुम्हें जानकारी के लिए बता दूं, हमारी शादी हुई है और आधा मेरा चीज है, तो मैं ये कर सकता हूँ। विभूषण ने अपनी ब्लैंकेट को अपने चेहरे पर ढक लिया। न पर्दे की तरफ देखेगा, न उससे सोचेगा। तुम्हें ठंड लग रही है तो ब्लैंकेट क्यों नहीं ले लेते हो? अब ब्लैंकेट के अंदर उसका मुंह था तो वांग जी की फिर से बातें याद आ गई। मेरे पास है, कमरे में काफी कोल्ड है। वैसे भी तुम बहुत पतले हो। देखो लान जान, मेरे पतले होने पर मत जाओ, मेरी बॉडी सेक्सी एंड स्लिम है। हाँ, वो तो दिख ही रहा कितना सेक्सी है, वांग जी ने उसके मुंह पे फेंकते हुए, ब्लैंकेट फेंकते हुए कहा। अब विंग का मन हुआ था ब्लैंकेट उठाकर फेंक दे। उसने गुस्से में ब्लैंकेट को झटक दिया एंड ब्लैंकेट नीचे जा गिरी। अब उठ के बैठ गया, वो बेचैन हुआ। उसने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। न किसी चीज पे नजर जाएगी, न उसे याद आएगी उसकी। उसने लाइट ऑफ कर दी, उठ के बैठ गया, पर ब्लैंकेट भी हटा दी। बट उसका क्या, जो उसके बारे में उसके दिल में था,
दैट्स मीन कि लांछन किसी पर्दे, किसी घड़ी, किसी ब्लैंकेट से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि उसका दिल ही उसे याद कर रहा था। वो कहाँ भाग जाएगा, अपने दिल को कहाँ निकाल कर फेंक देगा। अब वो उस जगह एकदम से हताश हुआ। कमरे में पूरा अंधेरा था, एक अजीब सी खामोशी। उस घर में वो किसके लिए आया था? अगर पूछा जाए तो क्या वो यहाँ ऐसा आराम करने आया था जो खुद कमा सकता है, खुद कर सकता है? वो अपने लिए कितना अवेयर है, वो जानता है उसे क्या बनना है, क्या करना है। ये सारे शोहरत, दौलत, वो सब कुछ खुद कर सकता है। तो फिर इस घर में वो किसके लिए आया था? क्या ये समझने में देर लगानी चाहिए कि वो वांगजी के लिए आया था? वो कितना भी कह ले कि उस दिन वो हर्ट था, उसे सबक सिखाने, उसे जो कुछ भी व्हाटएवर सबक सिखाना ही होता, तो भी वुजान के पास दूसरा रास्ता था। डेफिनेटली वो बस अपनी फीलिंग्स को मजाक मजाक नहीं बनने देना चाहता था, या फिर अपने जिंदगी में एक ही पर्सन को चाहता था, और वो लांछन था। कहने की बातें थी, लेकिन वो वुजान था जिसके दिल में वो बसा हुआ था। वो ब्लैंकेट से और लाइट ऑफ करने से वो कुछ भी नहीं कर सकता था, अपनी भावनाओं को नहीं रोक सकता था। उस जगह उसकी आंखें नम हुई। वो अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लेता है। वो रोना नहीं चाहता है, वरना वो रोएगा। वो उसने ही चुना है, उसे लांछन की आखिरी बातें याद है। वो रात उसके लिए बहुत कठिन रात थी। वो कमरे में बैठ ना सका। उसने दरवाजा खोला, एक झटके से नीचे जा पहुंचा। रात के 3 बजे वो हॉल एरिया के सोफे पर अकेला बैठा हुआ था। इतना बड़ा घर, इतने ज्यादा लोग। जब तक वांग जी था, उसे हर एक रिश्ता महसूस हो रहा था। सास, ससुर, अंकल, मेड। और उसके जाने के बाद ऐसा नहीं है कि वो रिश्तों को भूल चुका है, और ऐसा भी नहीं है कि वो निभाना नहीं चाहता है। बस इतनी सी बात थी कि वो एकदम से उसके जाने के बाद वो एकदम से तनहा महसूस करने लगा खुद को। वो रूट था, ठीक है वो रूट था, बट वो वही वुजिया नहीं था जिसने सब कुछ चुना था। देन रूट होने पर वो उसे शिकायत नहीं कर सकता था। एक शख्स के चले जाने से वो घर कितनी तरीके से, पूरी तरीके से सुनसान हो गया था उसके लिए, या ब्लैंकेट वाइट हो गया था। पूरी रात उसकी यूं ही गुजरी। सीन शिफ्ट होकर 10 बजे पहुंचा। वो आज थोड़ा पहले ही कॉलेज चला गया था, या फिर उस घर से भाग रहा था। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? टीचर ने भी बूजान को डांट दिया। मैं बस आई एम सॉरी। वो काफी उदास वहां भी दिखा। इसके बाद उसने ऑडिशन वगैरह की क्लास, मतलब एक्टिंग की क्लास ली थी। उसमें भी प्रैक्टिस किया, बट ठीक था, वो वहां पर ज्यादा डेडिकेट था, तो उसने उस जगह खुद को किसी तरह काम किया। उसने लांछन का नंबर वापस आते हुए एक बार मिलाया कि वो पहुंच गया कि नहीं, बट ठीक था, उसका नंबर चेंज हो चुका था, तो कॉल नहीं लगी। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचा। वो खाने के पास बैठ तो गया था, बट उसका मन नहीं था खाने का। असल में बस प्रिटेंड कर रहा था कि ही इज ओके, बट ही इज नॉट। वैसे मैंने उसे कॉल किया था। बीबूजा ने थोड़ा रुकने के बाद जानबूझकर ये बातें कही। असल में किसी से कुछ पता मिल जाए, किसी से कुछ पता मिल जाए। ओ हाँ, उसने मुझे मेल किया था कि उसने नंबर चेंज किया हुआ है। वो तुम्हें कॉल करेगा। अब घर वालों को नहीं पता कि उनके बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ओह अच्छा। बीबूजान थोड़ी देर चुप रहा। इसके बाद उसने बस प्रिटेंड किया कि वो खाना खा रहा है, बट ठीक था, उसकी हिम्मत नहीं हुई उस कमरे में जाने का, और बंदा वो कमरे में गया भी नहीं। अरे बीबूजान, अरे ओके। मम्मा जो कि रात में 2 बजे आई थी, हॉल एरिया में बीबूजान को लैपटॉप पे कुछ करते हुए देखा, सब बोल बैठी। यहाँ है मौके। बीबूजान ने बिल्कुल नॉर्मली रिएक्ट किया। एक्चुअली आई कुडंट स्लीप, मैं सो नहीं सका था, सो मैंने सोचा कुछ काम कर लो। बेटा नींद कितनी जरूरी है, तुम्हें ऑडिशन वगैरह देना, आंखों के नीचे काले धब्बे आ जाएंगे तो। मम्मा उसके पास बैठ गई थी। क्या आपको लांछन की याद नहीं आती? थोड़ा रुकने के बाद उसने मम्मा से पूछा। मम्मा ने गहरी सांस ली। क्यों नहीं आती है? लेकिन वही बात है, वो यहाँ रहकर भी मेरे पास नहीं था। अगर वहां पर कुछ भी सीख रहा है तो मेरे लिए अच्छा है। भले ही पास ना रहे, लेकिन जिंदगी में कुछ तो चीजें सीरियस लेना सीख जाए। बीइंग जो कि चुपचाप उनका चेहरा देखता है, बट वो जानता है कि वांग जी वहां भी होगा, वो बस दिखाने के लिए गया है, वो बस वहां भी कुछ नहीं कर रहा होगा। तो एक अच्छा खासा धोखा था इसमें भी। वुजान को लग रहा था कि कहीं ना कहीं उसका जिम्मेदार वो भी है। ओह अच्छा। थोड़ा रुकने के बाद भी वुजान ने उनके चेहरे को देखा। वो ऐसा क्यों है? एक सवाल उसने पूछा जो उसे लगा। कैसा? बिगड़ा हुआ, ना रूट, ना हार्टलेस। एक ऐसा इंसान जिसे कुछ भी महसूस ना होता हो। मम्मा ने उसके चेहरे को देखा।
भापते हुए देर नहीं लगी कि विभूजान उस वक्त ज्यादा खुश नहीं है, लेकिन पर्सनल जिंदगी के बारे में उन्होंने कुछ खास नहीं पूछा। अगर सच बोलूं तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तो नहीं कहती कि उसकी गलती है, यह हमारी गलती है। वांगजी जब छोटा था तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बचपन में रहा था। जब बुजुन तो उससे बड़ा था, उसको पढ़ने के लिए हमने ऑक्सफोर्ड भेज दिया था और कुछ बिजनेस के सिलसिले से हमें सिटी में रहना पड़ा। वांगजी बहुत छोटा था, मैं उसकी केयर नहीं कर पाती थी, तो मैंने उसे ग्रैंडमा के पास छोड़ दिया सो दैट वो अच्छे से रह सके। बट हमें क्या पता था कि माँ बाप की केयर बच्चों पर अगर नहीं मिलती तो बच्चे क्या से क्या हो जाते हैं। वक्त के साथ हमें पता नहीं चला कि हमारा वो डिसीजन गलत था, और एक माँ होने के नाते मैंने उस पर जो अटेंशन नहीं दी, अब बड़ा हो जाने के बाद मैं उस पर कितना भी अटेंशन दूँ वो चीज़ें भर नहीं सकती हैं। कम से कम वो 5-6 साल मेरे बिना रहा है और उस एज तक वो टीनेजर में हो गया था। जब वो मेरे साथ रहना शुरू किया तो उसने ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें, मतलब गलत चीज़ें सीख ली थी। ड्रग्स करना, स्मोकिंग करना, सब कुछ सीख लिया था, यहाँ तक कि बदतमीजी भी उसने सीख ली थी। और इसके बाद से हम उसे बहुत ही कोशिश करे हमने की, बट ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले जैसा फिर सुधर जाए या फिर ये बुजुन जैसा हो जाए। अब तकलीफ भी होती है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। जवान लड़के को हम मार नहीं सकते हैं और मार के हम उसे सुधार नहीं सकते हैं। अगर दिली बदलाव ना हो तो इंसान कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। यू नो व्हाट विंग, मैं बहुत गलत थी व्हेन आई वाज यंग। जब मैं यंग थी तो मैं सोचती थी एक बड़ा नाम होगा, पावर होगा, सब कुछ होगा तो बच्चे आराम से रहेंगे। एंड आई वाज रॉन्ग। आई हैव पावर, मनी, एवरीथिंग, बट ऐसा नहीं कि बच्चे आराम से, खासकर वांग जी। एंड आई डोंट थिंक कि मैं उसे सुधार सकती हूँ। मुझे बहुत तकलीफ है इन सब चीज़ों की, कई बार रो चुकी हूँ उसके सामने। तुम्हें क्या लगता है हमने कोशिश नहीं की है? मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें वक्त के साथ सुधर जाएं तभी ठीक है, वरना जिंदगी भर बस रोने का हो जाता है और वो चीज़ें कभी नहीं सुधरती हैं। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं इस मामले में कितना रिग्रेट में हूँ। आई एम सॉरी, विभूजिया ने उनके चेहरे को देखते हुए कहा। मैंने भी आप लोगों से एक झूठ बोला है। थोड़ा रुकने के बाद उसने बातें एक्सेप्ट की। मेरे और लांजान के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वी आर नॉट लवर्स, वी वर नॉट लवर। विंग ने मम्मा के चेहरे को देखा। मम्मा एकदम फ्रीज, क्योंकि दोनों ने डंका पीटा था कि वो लवर्स हैं। क्या? वो अचानक से चौंक पड़ी। विभूजा ने बताना शुरू किया कि कब से शुरू हुआ था। ये कॉल से शुरू हुआ था एंड वो वन साइडेड फेल इन लव था। फिर वांग जी का उसने इमोशनल वो ब्रेक हुआ। इसके बाद उसने शादी का फैसला किया बिकॉज वो मैन टू मैन जाना नहीं चाहता था एंड वो जानता था कि आज नहीं तो कल शिवांग जी की कमी लगेगी बिकॉज ही रियली लव्स हिम, सो दैट उसने ये चुना। बट यहाँ पर वो फेल हुआ क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पाया एंड उसका ये डिसीजन भी गलत था। मम्मा एकदम से फ्रीज। 19 साल का लड़का इतना सीरियस था एंड स्टिल वांग जी ने उसे नहीं समझा। असल में विभूजान नहीं बताता अगर उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि उसने भी थोड़ी गलती की है। घर वालों से भी झूठ था एंड वांग जी भी नहीं सुधरा, सो दैट उसका क्या फायदा हुआ। मम्मा एकदम से फ्रीज हो गई। सीन शिफ्ट होकर अगले मॉर्निंग में पहुंचा। मम्मा ने सबके सामने बातें कह भी दी थी। विभूजान सबके सामने खड़ा था। लान कुरैन ने, उन्हें तो मालूम था ये बात, बट उन्हें ये नहीं मालूम था कि एटलीस्ट कुछ भी इमोशनली अटैचमेंट नहीं होगा। विंग ने तो ये कहा था कि वो इमोशनली अटैच हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये इस शादी में रहने का तुम्हारा क्या फायदा है? लान कुरैन ने बेबूजान से सवाल पूछा। तुमने तो कहा था तुम इमोशनल अटैच हो सकते हो, अब तुम ये बातें क्यों कह रहे हो? ये इसलिए क्योंकि वांगजी चला गया? हम इमोशनली कभी अटैच नहीं थे। तो विंग ने यहाँ करेज दिखाया। धोखे में जीने से अच्छा था, एक गिल्ट में जीने से अच्छा था कि वो सच्चाई का सामना करे, वो एक्सेप्ट कर ले कि उसने गलती की एंड वांग जी कभी भी उसकी जिंदगी में वैसी जगह नहीं बना सकता है। हम इमोशनली कभी अटैच नहीं हुए। वो सब मेरी तरफ से था, ना कि उसकी तरफ से। सबने उसके चेहरे को देखा। विंग, तुम्हें क्या करने की जरूरत थी? अगर वो तुम्हें इतना एफर्ट नहीं डाल रहा था तो एटलीस्ट हमसे कहते। मुझे लगा था मैं चीजें संभाल सकता हूँ।
यहाँ तक कि घर वालों को ये पता था कि वांगजी ने उसे दूर जाने का फैसला भी इसीलिए किया क्योंकि वो वुजान के साथ रहना नहीं चाहता था। उसे बस उसका ईगो हर्ट हो रहा था। विंग, एक माँ होने के नाते कहना तो नहीं चाहिए, बट तुम्हारे लिए मैं ये कहती हूँ, इस शादी से छुटकारा लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। भूल जाओ कि कभी तुम्हारा नाम वांगजी से जुड़ा था। बिकॉज कि हमने तुम्हारा चेहरा कभी रिवील नहीं किया, सो दैट तुम्हारे लिए आसान है बाकी दुनिया में अपना नाम बनाना। एंड आई एम रियली सॉरी कि वांगजी की वजह से। अब लान कुरैन खड़े थे, चेहरा तो उनका भी सफेद हुआ था। सो दैट अब यहाँ एक सवाल है कि क्या शादी करने से अपने बच्चे को सुधारा जा सकता है? हाँ और ना? डेफिनेटली नो। दिली बदलाव जब तक किसी मर्द औरत की या फिर लड़का या लड़की की जिंदगी में नहीं आता है ना, तब तक कोई शादी, कोई मर्द, कोई हस्बैंड, कोई वाइफ उसे सही नहीं कर सकता है। अगर कोई दिल से ही सही होना चाहे तो किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती है। लान कुरैन यहाँ इस बात का एहसास कर चुके थे कि शादी कर देना कोई हल नहीं है। जिम्मेदारी के लिए कोई शादी करे ये बिल्कुल भी सच नहीं है, और शादी होने के बाद बंदा सुधर ही जाए ये भी सच नहीं है। उल्टा और बिगड़ गया वो पर्सन तो। मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता हूँ। उस दिन बेबूस जाने रात में आखिरकार उसे दम घुट गया उस कमरे में। घर वाले टेंस में तो थे, बट यहाँ पर क्या कर सकते थे। उस दिन बेबूस जान अपने घर पहुंचा। 7 बजे के आसपास जब वो घर पहुंचा तो उसने अपने मम्मा और डैडी को चौखट पे बैठे हुए देखा। डैडी आए हुए थे सिटी से, बेबूस जान को ही मालूम था। वो बस मेन गेट से उनको देखता रहा। बचपन से बेबूस जान का मतलब कि घर इतना हेल्दी था, मतलब कि पैसों में नहीं, रिलेशन में। उसके मम्मा और डैडी के बीच इतना प्यार था, इतना प्यार था कि बंदा कोई टॉक्सिक माहौल सह भी नहीं सकता था। वो हमेशा अपने बारे में जब भी अपने पार्टनर को इमेजिन करता, उसे लगता वो मम्मा जैसे और उसके पापा जैसे एक परफेक्ट कपल बनेगा। 20 साल की जिंदगी में उसने क्या कुछ नहीं कर बैठा था। अब घर वालों के सामने कहेगा तो पता चलेगा घर वाले इसके गला दबा देंगे। अरे वीन, मम्मा जो कि अपने हस्बैंड के कंधे पर सिर रखे हुए थी, सीधे नजर पड़ी तो ये वूजान सामने था। 11 बजे वो घर पे पहुंच गया था। मेरा बेटा, डैड उसकी तरफ भागे एंड एकदम से वीवूजान को गले लगा लिया। एंड जैसे डैड ने गले लगाया, वीवूजान फूट फूट के रोने लगा। सबको लगा कि डैड की वजह से रो रहा है, बट वीवूजान अपने बहन की वजह से रो रहा है जो डैड को देखकर कभी संभाल ना पाया। बेटा क्या बात है, इतना नहीं रोते, क्या बात है? एकदम से उसके डैड उसके पीठ सहलाने लगे। चूंकि वीवूजान अपने घर का सबसे सेंसिटिव एंड प्यारा बच्चा, उसकी आंखों में आंसू घर की वजह से तो कभी नहीं आए। जेडन जियानचिंग दीदी भी आ गई थी। मेन गेट पर चारों लोग खड़े थे, पांचों लोग खड़े थे। एंड मम्मा भी उसकी पीठ सहला रही थी कि उतना फुट फुट के क्यों रो रहा है। डैड, बेटा क्या बात है? हाँ क्या बात है? एकदम से ये कहकर उसके सिर को बहुत ज्यादा सहलाने लगे कि उनका जवान बच्चा आखिर क्यों रो रहा है। सिर्फ इसलिए क्योंकि डैड को बहुत दिन बाद देखा, या कोई और बात है? हम ओके, हम ओके डैड। वो ये बोलकर उस जगह और रोया। आई जस्ट आई जस्ट मिस यू। उसने बातों को संभालने की कोशिश की। आई मिस्ड यू, रियली मिस्ड यू, आई मिस्ड यू। ये बोलकर उसकी आंखों में नमी तो आई, बट हिचकियां भी बंद गई थी। वो बस मिस्ड यू का नाम ले रहा था। डेफिनेटली उसके पीछे एक हिडन पेन था जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। देखो यहाँ कोई कमिटेड चीजें नहीं थी। वांग जी ने उसे हमेशा से वो क्लियर रहा था। इवन जब अननोन तरीके से कॉल कर रहा था, दैट टाइम उसने कभी कन्फेशन नहीं किया। वो विभूजान था जिसने सारी चीजें डेवलप की, तो क्या समझा जा सकता है। वो बंदा वन साइडेड फेल इन लव था। उसे इसलिए ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि उसका पहला प्यार उसे नहीं मिला। इवन इतनी कोशिश करने के बावजूद भी उसने सब कुछ किया उसके लिए, इवन शादी क्या कुछ नहीं किया। उस दिन बेबूजान जो कि मम्मा और डैड के पास बैठे बैठे थोड़ा लाइट महसूस कर रहा था। मम्मा उसका फेवरेट शरबत बनाने चली गई थी। 11:30 बज चुके थे। अब हंसी मजाक होने लगा था। मैंने बस इतना जाना है जेटन, जबरदस्ती से प्यार नहीं पाया जा सकता। दीदी अलग ही खुश थी, जियान चिंग के साथ लूडो खेल रही थी। जेडन जो बेबूजान के सारे रात जानता था, तो बेबूजान ने बाकी की बातें बताई। वो अभी चौखट पर बैठे बात कर रहे थे। बेबूजान बस चांद को देखकर ये सब बातें कर रहा था। एटलीस्ट प्यार तो कभी नहीं पा सकता। मेरा पहला प्यार। आई डोंट नो मैं आगे क्या करूंगा। क्या आप उनके नाम से ऐसे रहने वाले हैं? क्या फायदा है? किसी के नाम से रहना न रहना इसका कोई मायने नहीं होता जेडन, ये सब कहने की बातें हैं।
शादी में होकर भी अगर शादी वाला प्यार न मिले तो सिर्फ कहने की शादी है। वो बाहर की तरफ देखता है। अब तो मुझे नाजायज रिश्ते भी अच्छे लग रहे हैं। एटलीस्ट इंसान किसी के साथ खुश तो रहता है। मैंने आपको पहले ही मना किया था, तुम नहीं समझोगे। मैं बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ, नेवर फेल इन लव। आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिलीव नहीं करता हूँ। एंड वन साइडेड तो नेवर, कभी मत करना। वन साइडेड लव में तो कभी मत पड़ना। इट इज रियली पेनफुल। विभूजान ने आसमान की तरफ देखा। जो सितारा सबसे ज्यादा चमक रहा था, विंग ने उसकी तरफ देखा। कितना हसीन है ना ये सोचना कि पूरी दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने तरह के, कितने कितने खूबसूरत। एंड इतनी भीड़ में आप बस एक को चाहते हो, आप बस सिर्फ एक को चुनते हो, आप बस उसे एक पे अपनी नजर टिकाते हो, आप बस उसे एक की ख्वाहिश करते हो। लेकिन क्या होगा वही एक तुम्हें ना मिले? उसने जेटन की तरफ देखते हुए कहा। विंग की आंखों में आंसू आ गए। फिर से एक बार उसकी आंखें नम हो गई। क्या हो कभी तुम्हें प्यार से ना देखे? क्या हो कभी तुम उसकी ख्वाहिश का हिस्सा ही ना हो? क्या हो उसे कभी तुम्हारी जरूरत ही ना हो? हाउ मच क्रूल। हाँ, ये कितना पेनफुल है। इंसान होना इसलिए सबसे ज्यादा कठिन है क्योंकि उसके अंदर भावनाएं होती हैं, वो महसूस कर सकता है। और ये सबसे पेनफुल फीलिंग्स है कि आप किसी चीज की चाहत रखते हो और वो आपको ना मिले। कोई इंसान को लेकर नहीं है, कोई ख्वाहिश, कोई सपने, कोई ड्रीम, कोई भी चीज हो सकती है। आई एम जस्ट क्राइंग बिकॉज आई लव हिम। आई एम जस्ट क्राइंग बिकॉज उसने कभी मुझे उस नजर से नहीं देखा। आई एम क्राइंग बिकॉज जैसा मैं उसे चाहता था उसने मुझे कभी नहीं चाहा। आई नो तुम सोच रहे होगे इतने कम दिनों में, एटलीस्ट काफी समय हो गया है। मुझे नहीं लगता कि इन सब में कोई समय मायने रखते हैं। इंसान एक सेकंड में ब्रोकन हो जाता है। हाँ जेडन, मैं तुमसे सब कह के बस अपने दिल की चीजों को ठंडा कर रहा हूँ ताकि मैं कभी रोऊं ना। बट मैं जानता हूँ मेरे बस ड्रीम है। एक्चुअली मैं इतनी जल्दी खुद को संभाल नहीं सकता। प्लीज प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। हाउ कैन आई, मैं खुद को ये सब सोचने से कैसे रोक सकता हूँ? हाँ, अजीब बात, उसे गए हुए 2 हफ्ते हो चुके हैं। देखो मेरे फोन में कोई भी मैसेज नहीं है। देखो मैंने कितने सारे मैसेज किए हुए हैं, कितने सारे कॉल किए हुए हैं, पहले भी उसने कभी रिप्लाई नहीं किया। आप ऐसी जगह पर थे कि जहाँ आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी। ऐसा नहीं है, बात रिस्पेक्ट की नहीं है। उसने कभी मुझे कोई गाली नहीं दी, उसने कभी वॉइस रेज नहीं की। मैंने ये सब किया है। बट मुझे ऐसा लगता है इंसान रिस्पेक्ट भी वही करेगा या फिर चाहत भी वही रखेगा जहाँ प्यार होगा। उसके दिल में ऐसा कुछ नहीं था। I was डफर। I was really डफर। आप इतना क्यों रो रहे हैं? अगर उन्हें प्यार नहीं था तो आप मूव ऑन कर लीजिए। मूव ऑन जैसा कुछ नहीं होता जेडन, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। आई डोंट थिंक कि कोई इंसान अच्छे पलों को भुला सकता है, बुरे पलों को भुला सकता है, नेवर। और जब भुला नहीं सकता तो कैसा मूव ऑन, किस बात का मूव ऑन? इट्स ओके, इट्स ओके, आई विल बी ओके। मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं खुद को ज्यादा से ज्यादा बिजी रखूंगा। मैं बस करियर को देखूंगा। अब वहां पर मत जाना। बात वो नहीं है, मैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, सिवाय उसके। बट वो कमरा मुझे खाता है। वहां मुझे उसकी कमी लगती है। वहां मैं सो नहीं सकता, वहां मेरा दम घुटता है। मैं क्या कर सकता हूँ? बीइंग, मैंने शरबत बना दिया है। अब बाहर ही बैठे रहोगे? तुम लोगों के तो गप्पे खत्म ही नहीं होते। मम्मा ने डांटा। डैड वहीं कब किचन में खड़े रहते। अरे भाई, इतना गुस्सा मत करो, चुप रहो तुम। पीबू जान को डांटना पड़ता है, तुम्हें नहीं पता कितने नाजुक से मैंने उसे पाला है। हाँ वो बात तो है। इतना प्यारा बेटा जो है मेरा, एकदम मम्मा ब्लेस कर गया। डैड की तरफ ब्लेस ब्लेस होकर देखने लगी। मेहनत भी तो लगी है। डैड ने भी ब्लेस करवा दिया मम्मा को। आया विभूजन की बाहर से प्यारी सी आवाज आई। वो लड़का घर में सबसे प्यारा था। जैसे वो 2 कदम चला, एक भयानक आवाज जेडन के सबके कानों में पहुंची। भाई! वो जल्दी से विभूजन की तरफ बढ़ा क्योंकि विभूजन लड़खड़ा के नीचे गिर गया था।
सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। रात के 12 बजे तक डॉक्टर को बुलाया गया था। उसे बुखार अभी भी नहीं उतरा था, जबकि 2 हफ्ते बीत चुके थे। बराबर बुखार आ रहा था। वो बंदा प्रिटेंड नहीं कर रहा था, फिर उसे एहसास ही नहीं था। वो बाकी चीजों को ज्यादा महसूस कर रहा था, ना कि अपनी हल्की चीजों को। मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये काफी डिप्रेस्ड लगते हैं मुझे। काफी यंग एज में इतना डिप्रेशन, अगर ऐसे रहा तो उनके लिए अच्छा नहीं है। काफी यंग है, हमने तो इन सब चीजों को थोड़ा कम सोचना चाहिए। वो काफी सोच रहे हैं। सीन शिफ्ट होकर रात में पहुंचा। मैडम यू ने अपने हस्बैंड से सारी बातें बताई कि उन्होंने कब क्या वांग जी के बारे में महसूस किया। उन्होंने कभी भी इस चीज़ों को कभी लगाव से महसूस नहीं किया कि वांग जी कभी बहुत ज़्यादा लगाव रखता हुआ वूजियान से। जब भी उनका इंटरेक्शन हुआ, बहुत रूखा रूखा हुआ। एंड वो जानती भी नहीं कि वूजियान ने इन सब चीज़ों को क्यों चुना। शादी के वक्त कुछ और ही हुआ था, बट अभी कुछ और ही हो रहा है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। लान कुरैन के सामने वीबूजान के फादर बैठे हुए थे। असल में लान हाउस पहुंचे थे सारी बातों को जानने के लिए, बिकॉज वीबूजान ने जेडन के अलावा इन सब बारे में किसी को नहीं बताया। सबको बस यही मालूम था कि वांगजी बिजनेस के सिलसिले से फॉरेन कंट्री गया हुआ, बट नो वन नोस कि उसने ये डिसीजन क्यों लिया है। लान कुरैन जो कि उसके सामने बैठे हुए थे, मतलब कि वीबूजान के डैड के सामने। असल में वीबूजान तभी सो ही रहा था। वो लोग रात को ही वहां पहुंच गए थे, मैडम यू और वीबूजान के डैड। हमें बस पूरी बात जाननी है। मैडम यू ने लान कुरैन को बिल्कुल आई कांटेक्ट करते हुए कहा, बट इस जगह लान कुरैन का झूठ बोलना बिल्कुल भी जायज नहीं था, और वो बोलना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने वहां से बताना शुरू किया जब उन्हें पता चला था कि किसी लड़की की वजह से वांग जी का दिमाग भी खराब हो सकता है। तब से उन्होंने वीबूजान को उसके लिए चूज किया था। उन्होंने वीबूजान को कई बार अप्रोच भी किया, बट वीबूजान ने हमेशा मना किया। एक दिन सडनली वीबूजान ने आकर शादी की बातें कही, इसलिए उन्होंने रिश्ता भिजवाया। बट वीबूजान ने भी यही कहा था कोई इमोशनली अटैच होगा, और वो है। मैडम यू ने अपने हस्बैंड का चेहरा देखा, और उन्होंने एक दूसरे का चेहरा देखा। अब लानजान की मम्मा बोलना शुरू करती कि 2 हफ्ते पहले वीबूजान ने उनसे क्या कहा। वीबूजान ने सारी बातें बताई कि वांग जी की तरफ से उसे कभी कुछ नहीं मिला। दैट वो काफी हर्ट हुआ हमें भी इस बात से। वीबूजान के फादर गुस्सा तो बहुत हुए उससे कहा, बट गलती उनके बेटे की ज्यादा थी, तो वहां पर वो कुछ बोल ना सकी। हम तलाक के पेपर्स भिजवा देंगे। जाते हुए बस वीबूजान के फादर ने बस इतना ही कहा, जो कि पूरी तरीके से जायज था। ऐसे रिश्ते में रहने का नाम करने का कोई फायदा नहीं है। उसे जिंदगी से आजादी चाहिए, अनफ्री चाहिए। मुझे लगता है यही बेहतर रहेगा। लान कुरैन ने तो पहले ही मान लिया था, शादी किसी को सुधार नहीं सकती है। दैट यहाँ वो क्या बोल सकते थे। देखो तो इसे किस तरह मम्मा ने चप्पल निकाली थी, अब वीबूजान के गालों पे बरसा देती कि तब वीबूजान के गालों पे बरसा देती। असल में सुबह 8 बजे थे। उठ के बैठा तो कि उसने अपने घर वालों को देख लिया, सब उसे ही घूर रहे थे। भाग्यवान, रुक जाओ, मुझे बात करने दोगी। पेपर इसके मुंह पे मारो। मैडम यू ने एकदम से गाली गलौज शुरू कर दी। मैंने अपने पति को भी गाली दे रही थी। सब लोग हक्के बक्के देखे। ठीक है, अभी मम्मा के आगे तो कोई भी नहीं बोल सकता। इसके मुंह पे भी मारो। न जाने कहाँ से पैदा हो गया। विंग ने मुंह घुमाया। हद हो गई, कहाँ से क्या पैदा हुआ। जेडन ने मुंह घुमाया। मम्मा भी ना डैड के साथ टाइम स्पेंड करती, ना भी पूछे पैदा होता है। कोई कहने की बातें। मम्मा आप भी ना। जेडन के कंटा पे सटाक से पड़ गया। बीच में वो ना बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेढक की तरह बीच में कूदने की क्या जरूरत है। मम्मा का दिमाग ठीक नहीं है, सारा गुस्सा उसी पे निकल जाएगा। ये क्या है। वीबूजान ने पेपर्स को उठाते हुए कहा, तुम्हारा डिवोर्स पेपर है। वीबूजान ने हैरान होकर पेरेंट्स को देखा। अब ये मत कहना कि तुम इस रिश्ते से आजादी नहीं चाहते। इनका ऐसा रिश्ता कहाँ का रिश्ता। विंग हमें कुछ भी करने पर मजबूर मत करो। आई एम नॉट सेइंग कि डिवोर्स कोई अच्छा फैसला है, बट स्टिल तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है एक ऐसे इंसान के रिश्ते में रहना जिसका कोई वजूद तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। तुम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते हो। एज ए पेरेंट्स मैं कभी परमिशन नहीं दूंगा। एंड डोंट टेल मी कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते हो। डोंट टेल मी कि तुम्हें लवेरिया का भूत चढ़ा हुआ। एंड डोंट टेल मी कि तुम मजनू बनने वाले हो। तुम्हारे पास तुम्हारा अपना विजन है, अपना ड्रीम है। आगे बढ़ो। कोई किसी के बिना नहीं मरता। कोई किसी के बिना नहीं मरता। अंडरस्टैंड। वीबूजान जो कि मन में कहता, ये तो मुझे मालूम है कि कोई किसी के बिना नहीं मरता, लेकिन किसी के बिना जिंदगी सोनी जरूर होती है। बट इस जगह वो बोलता तो उसके मुंह को बजा दिया जाता। देखिए डैड,
उसने अपने डैड को देखा। न मैंने शादी का फैसला जल्दबाजी में किया था और न मैं तलाक का फैसला जल्दबाजी में करूंगा। मैं आपकी बातों से एग्री हूँ। आई एम रियली सॉरी कि मुझसे गलतियां हुई हैं। स्टिल तुरंत ही मैं तलाक के पेपर्स पे साइन कर दूं मेरे लिए जायज़ नहीं है। ये पेपर्स मैं अपने पास रख रहा हूँ, सोचने के बाद मैं कर दूंगा। वीइंग तुम उस घर में वापस तो नहीं जाओगे। बात मेरा फैसला अटल है, या तो मुझे छोड़ोगे या तो उन्हें पकड़ोगे। डैड मैं उस घर में रह भी नहीं पा रहा। जब वापस जाने का तो मैं भी नहीं सोच रहा, बट तलाक का भी नहीं सोच रहा। सिंसिप होकर 2 दिन बाद पहुंचा। उसका बुखार थोड़ा कम था। जान की मम्मा मिलने आई थी, बट ठीक था। अभी बुजान सो रहा था तो चली भी गई थी। एंड बार बार आना मतलब ये बुजान फिर जुड़ा ही रहेगा उनसे। ओके। वे बुजान 2 दिन बैठा रहा। मैनेजर को उसने कॉल कर दिया, ये पूछते हुए कि वांगजी के बारे में कुछ बात हुई है कि नहीं, बट पता चला कि वांगजी का कोई कनेक्शन नहीं है उनसे। तो फिर विभूजान ने कॉल रख दिया था। अपने फ़ोन को काफ़ी हद तक निहारता रहा। एंड देन उसने फ़ोन बहुत तेज़ से फेंका एंड फ़ोन चकनाचूर हो गया। सीन शिफ्ट होकर पूरे 1 महीने बाद पहुंचता है। विभूजान उसी जगह था जिस जगह लांजान से उसने बेट्रायल महसूस किया था। मतलब लांजान उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया था। आई वॉज फूल। मैं सोचता था कि मुझे पहला प्यार हो चुका है तो उसे भी कभी एहसास होगा, बट आई वॉज फेल इन लव बट ही इज नॉट। वो रात भर उस जगह बैठा रहा। वो जगह वो कभी नहीं भूलेगा। असल में उसने उस जगह को इसलिए स्पेशल मानता था क्योंकि वो यही सोच कर गया था कि मे बी वांगी उसे प्रपोज करेगा। वो पूरे इस इरादे से था, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आंसुओं के साथ उसने उस तरफ देखा। पूरा शहर वहां से दिखाई दे रहा था, बट कोई खुशियां नहीं थी। उसे नहीं लगता कि इतनी फूहड़ जगह उसने प्रपोजल के लिए क्यों चूज की। शायद उसका मजाक ही उड़ाना चाहता था। नथिंग न्यू। उसमें नया क्या था। उसे लास्ट रात की जब वांगजी गया था, उस रात वो इंटीमेट हुए थे। बस वो विजुअल्स याद आए थे थोड़े थोड़े। ही वॉज विस्परिंग। वो बस विस्पर कर रहा था, बार बार उसका नाम ले रहा था। काफी सीड्यूस था एंड काफी मदहोश सा था। और बेबूजान भी उसे उकसा रहा था। मतलब इंटीमेट वो हुआ था तो यहाँ भी यही था कि उसे प्यार करता है। दैट्स व्हाई कि उसके साथ वो खुद को रोक नहीं पाया। हाँ, एक गहरी आह उसकी गले से निकला था। और तभी फोन का नोटिफिकेशन। दोनों चीजें एक सेम टाइम में मिली थी। ऑडिशन के लिए पहला उसका शूटिंग होने वाला था। सो दैट कल का डेट था और शाम को 6 बजे था। थोड़ा सा स्माइल करता है, बाहर की तरफ देखता है, मतलब शहर की तरफ। आई विल बी अवेलेबल। लास्ट मैसेज उसका यही था। वापस आने के बाद उसने तलाक के पेपर्स को देखा और बहुत सोचा। एक आखिरी आजमाइश उसने की। उसने मैनेजर को पेपर्स मेल करवाए और कहा कि वांगजी को दे दे, क्योंकि विभूजन पहले साइन नहीं करेगा। एंड वो देखना चाहता है कि वांगजी कितना डिस्परेट होकर उससे अलग होना चाहता है। मैनेजर ने वो चीजें वांगजी को मेल करवा दी, यानी वांगजी को मैनेजर को। और 20 मिनट बाद उस पेपर पे साइन होकर वापस भी आ गया था। दैट्स मीन कि वांगजी ने 20 मिनट के अंदर ही उसे जैसे ही रिसीव हुआ, उसे पता चला 20 मिनट के अंदर उसने पेपर्स को साइन करके विभूजन को सिलेक्ट करके भेज दिया था। क्या हुआ? उसे आपने पेपर भेजा था? विभूजन जो कि अपने चौखट पे बैठा बात कर रहा था। उन्होंने साइन करके भेज दिया। अब विभूजन के हाथ से अब फोन छूटा कि तब फोन छूटा। एंड आखिरी उम्मीद भी उसकी छूटी। एंड ही वॉज डफर। रियली ही इज डफर। वाई? अभी क्यों कर रहा है इतना होने के बावजूद भी एक उम्मीद, एक होप। वो गलत है। अब उसे मान लेना चाहिए कि वो गलत है। ठीक है, उसकी कॉपी कल मुझे ला कर दो। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचा। उसके साइन उसे दिखाई दिए। हांग मंगजुन उसके ही साइन थे, कोई फेक साइन नहीं था। वो पेपर्स को थोड़ी देर देखता रहा। पूरे घर वाले टेंस में थे कि विभूजन काफी हद तक चुप था, बट ठीक था। रुकने का नाम जिंदगी तो नहीं है। किसी के बिना जिंदगी सोनी हो सकती है, बात विभूजन भी मानता, बट जिंदगी रुकती किसी के बिना नहीं है। रुकेगी तो उसकी भी जिंदगी नहीं। फाइनली उसने कांपते हुए हाथों से उस डाइवर्स पेपर को उठाया था। वो बेबूजान था जो उसने चुना था। उसने इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लिया। ही इज द ओनली वन अपने इस हालत का रीजन। बस वही है, ओनली वन। वांगजी को कुछ कहेगा भी नहीं।
बांगजी के नाम के बगल में उसने अपना साइन कर दिया था, वी वूजियान। पेपर्स उसने मैनेजर के हाथ में दे दिए। आज से मुझसे और आपका कोई वैसा रिश्ता नहीं रहा। हो सके तो यहाँ मत आना, वी वूजियान ने उन्हें देखते हुए कहा। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। पेपर लान हाउस में पहुंच गया था और लानजान की मम्मा ने ऑफिशियल तरीके से इस बात की अपडेट दे दी थी कि उनके बेटे हांग मंगजुन का डिवोर्स हो चुका है। सो दैट इसलिए क्योंकि वी वूजियान पूरी तरीके से फ्री हो जाए। हालांकि पूरी दुनिया को उसका चेहरा अभी भी रिवील नहीं हुआ था, मतलब उन लोगों ने नहीं किया था, और ये शर्तें वी वूजियान की तरफ से थी बिकॉज ही नोज कि उसे एक्टर बनना था एंड वो किसी की पावर के हिसाब से अपने चेहरे को नहीं चमकाना चाहता था। अगर पहले उसका चेहरा वायरल हो जाएगा देन उसकी मेहनत कुछ भी नहीं बचेगी। फाइन फाइन फाइन। बहुत बड़ा स्टेज था। वीवीआईपी लोग इनवाइट हुए थे। न सिर्फ वीवीआईपी लोग बल्कि एक्टर, एक्ट्रेस, मॉडल, नए चेहरे, पुराने चेहरे, सी पॉप के सारे पर्सन, उभरता हुआ चेहरा, एवरीवन वाज देयर। हर कोई वहां पर था। हर कोई इस बात के इंतजार में था कि इस साल का मॉडलिंग में और एक्टिंग में बेस्ट लॉन्च चेहरा किसका होगा। ऑफ कोर्स एवरीवन वाज देयर जिन्होंने हाल फिलहाल में डेब्यूट किया था। स्टेज के सबसे आगे बैठा हुआ था वो चेहरा जिसके ऊपर टिकी थी पूरी मीडिया की निगाहें। पूरे 3 साल बाद की बात थी। वी वूजियान अब 19 साल से 22 साल का हो चुका था एंड 22 साल का वो लड़का आज से 3 साल पहले ही डेब्यूट कर चुका था। सीन शिफ्ट होकर वहां एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वी वूजियान का पहला एड एक साबुन का एड था एंड उसका चेहरा एंड साबुन दोनों ही इस तरह चले कि कंपनी दिन दुगनी रात चौगनी पूरे 24 घंटे में उसने कम से कम 170% की बढ़त कर ली जस्ट बिकॉज कि उस लड़की का चेहरा इतना प्यारा था एंड साबुन इतना ज्यादा डिमांडिंग हो गया कि पब्लिक पागल पागल हो गई और उस कंपनी ने वी वूजियान को डबल उस पे लॉन्च कर दिया। एंड पहले ही बार में वो लड़का मतलब उसने खुद को हिट साबित किया। इसके बाद एड्स की लाइन लग गई। अभी तक तो एड हुआ था और उसके 8 महीने बाद उसे पहली फिल्म मिली जिसकी वजह से पहली फिल्म हिट हुई बिकॉज था उसका चेहरा ही वायरल चेहरा था। 101% पॉसिबिलिटी थी कि उसने मूवी ली है देन वो हिट जाने वाली है और 2-3 साल के अंदर उसने इतनी सारी हिट फिल्में दे दी। नाउ ही इज ए मॉडल, यानी वो एक मॉडल भी है। आल्सो ही इज ए एक्टर, वो एक्टर भी है। अब वी वूजियान के पिछले 2 या 2.5 या 3 साल के करियर में मतलब अभी तो उसने डेब्यूट ही किया है। ये पहला अवार्ड शो था जो हर 5 साल के बाद होता है। सो दैट वी वूजियान जिसने जब डेब्यूट किया था उससे 2 साल पहले ये अवार्ड हो चुका था। सो दैट अभी 5 साल बाद फिर से होने वाला है। हर 5 साल पे ये अवार्ड शो होता है। तो वी वूजियान का ये पहला अवार्ड शो था एंड डेफिनेटली एवरीवन नोज कि बेस्ट लॉन्च चेहरा किसका होगा, ये अवार्ड किसको जाएगा, डेफिनेटली तय था। वी वूजियान के बगल में उसकी मम्मा थी। एक लग्जरी साड़ी में थी, मतलब उन्होंने इंडियन थीम की साड़ी पहनी हुई थी जो बेस्ट डिजाइनर ने डिजाइन किया हुआ था। उसके बगल में उसकी बहन थी, डेफिनेटली डिजाइनर का कपड़ा उन्होंने भी पहना हुआ था। उसका छोटा भाई वैसे ही लाइमलाइट में आ चुका था क्योंकि वी वूजियान ऑलमोस्ट एक जाना माना चेहरा था। 22 साल की उम्र में उसने इस तरह तरक्की हासिल की थी। कोई भी एक्टिंग का उसका चुनाव खराब नहीं गया था। जिंदगी के चुनाव भले ही गलत हो, एक्टिंग का चुनाव उसका खराब नहीं था और पूरी दुनिया में उसे लाइव दिखाया जा रहा था। क्या लगता है आज के अवार्ड क्या आपको मिलेगा? सामने जो मतलब कि होस्ट कर रही थी प्यारी सी लेडी ने वी वूजियान से पूछा। वेल, विंग ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, आपको जवाब पहले से मालूम है। तो विंग इतना इतरा कर बोला, दैट्स मीन उसे डेफिनेटली पता है। वो लड़का शुरू की तरह ही हो गया था। कॉन्फिडेंस, बिलीव, ट्रस्ट सारी चीजों से खुद पर थी। आपको क्या लगता है कि आपके भाई को अवार्ड मिलेगा? चेतन लाल लाल हो गया। एक तो सेक्सी सेक्सी लड़की उससे पूछ रही थी, बेचारा मुंह से उसका पानी निकल रहा था। आई मीन मेरे भाई, बेबू जानू से जैसे ही देखा तुरंत उसने टोन बदला। आई मीन ऑफ कोर्स थोड़ा मेच्योर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका अकल ढेला भर का भी नहीं था, मेच्योर कितना भी बन जाए। तो इस साल का बेस्ट लॉन्च फेस अवार्ड जाता है 1, 2, 3 वी वूजियान को। सबने तालियां बजाई
और सारा लाइट ऑफ कर दिया गया। फोकस बस दीपूसियन के ऊपर किया गया था। वो लड़का ब्लैक कोट पैंट में वहां था, जिसने व्हाइट कलर की टाई पहन रखी थी, लंबे बाल थे, लिप्स के नीचे के थे, ऑफकोर्स सेक्सी थे। वो उठा, एज यूजुअल एक प्यारी सी मुस्कान उसके चेहरे पर थी, कॉन्फिडेंस चेहरा था। टू मच पॉजिटिव वाइब के साथ वो आगे बढ़ा। स्टेज पर लग रहा था कि उसने मेहनत की है। उसने माइक को अपने हाथ में लिया, दूसरे हाथ में उसका अवार्ड था। वो पहला अवार्ड उसे मिला था, और अब तक के हिस्ट्री में भी वूजन पहला ही था जिसने अपने डेब्यूट के 2 साल के अंदर या 3 साल के अंदर ही अवार्ड पा लिया था। अभी तो बस शुरुआत है, इतना ही कहूँगा। थैंक यू सो मच। एंड वी वूजन की स्पीच से सब बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। ऑफकोर्स उस लड़के की एक्टिंग से सब बहुत इम्प्रेस थे। जितने भी इंटरव्यू वो देता था, बहुत खुले मिजाज से इंटरव्यू देता था। कोई कह नहीं सकता था वो रूड है या फिर जरा भी उसके अंदर घमंड है, मतलब ईगो नाम की उसके अंदर चीज़ नहीं थी। अब है या नहीं ये तो नहीं पता, बट दुनिया वाले उसे एक सॉफ्ट काइंड लड़के की तरह जानते थे। फाइनली अवार्ड शो के बाद पार्टी हुई। इन 2 बजे के आसपास वो लोग घर के लिए निकल रहे थे। विभू जानवी वीआईपी कार में बैठा हुआ था। ऑफकोर्स वक्त बदले, हालात बदले। नाउ ही इज एक्टर, सो दैट क्या वो काफी अच्छा रिच स्टेटस होल्ड करता है। वेग ने कॉल देखा। हो गॉड, कितने सारे नंबर आ गए। वो पैनिक हुआ। हाँ दाई माँ, इज एवरीथिंग ओके? विभू ने आवाज को स्लो करते हुए कहा। बाबा, वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। मैं बस आ रहा हूँ, विभूषण ने टाइम देखते हुए कहा। मैं जल्दी पहुंचूंगा। कोई उसे याद कर रहा था। खैर, विभूषण पैनिक हुआ और बोला कि मैं आ रहा हूँ। कॉल कट हुई थी। विभूषण की सेक्रेटरी, सो मच सेक्सी एंड यंग। बाबा, आपसे कुछ कहना है? कहो। पिछली बार मीडिया में भी कुछ आ रहा था कि आप शूटिंग से अचानक से वापस चले आते हैं। ऐसे में अफवाह बन रही है। हमें इस चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मुझे क्या करना होगा? बस आप इन सब चीजों को थोड़ा अवॉइड करें। थोड़ा बाहर ज्यादा रहना कि घर में। शूटिंग से अचानक से ना आए। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। 1-2 बार आपको वीडियो कॉल पे भी कैप्चर किया गया। अच्छी बात यह है कि वीडियो कॉल पर आपके साथ कौन था उसे कैप्चर नहीं किया गया। इट्स ओके, आई विल बी अवेयर। सीन शिफ्ट होकर घर में पहुंचा। उस एरिया का वो सबसे लग्जरी घर था जो विभूजान ने खरीदा था। अपने एड के पैसे से उसने वो घर खरीदा था। अब सब कोई जानता है कि वो एक एक्टर का घर है। दूर से सिक्योरिटी वगैरह लगे रहते हैं, सिक्योरिटी वगैरह, कोई ऐसे आ जा नहीं सकता है। वो काफी हद तक खुद पर गर्व कर रहा था। उसने वो अचीव किया। अभी तो बस शुरुआत थी, अभी तो बस सिलसिला शुरू हुआ था। सारे लोग घर के अंदर जा रहे थे, एंड आल्सो विभूजान भी साथ में जा रहा था। एट द सेम टाइम सीन शिफ्ट होकर कहीं और पे पहुंचता है। सड़कों पे चिंगारता हुआ बाइक का एक ग्रुप न जाने कहाँ से आ रहे थे और कहाँ जा रहे थे। वो पूरे ग्रुप के बिगड़ैल लड़के थे, जिससे लोग बस रेसिंग कर रहे थे, एक दूसरे से रेस मिला रहे थे। कोई गिर जाता तो कोई फिक्र नहीं थी, कोई मर जाता तो कोई फिक्र नहीं थी। बस रेसिंग एक शर्त लगी थी। ये भी नहीं था कि कोई नेशनल लेवल पे वहां पर कोई चैंपियनशिप चल रही थी। वो तो बस यूं ही ट्रैफिक को खराब कर रहे थे एंड एक्सीडेंट होने की आशंका को पैदा कर रहे थे। इसमें से कोई तो मरेगा। ट्रैफिक जब उन लोगों ने तोड़ दी तो पुलिस वालों ने ये बात कही एंड आगे कॉल कर दिया कि आगे नाके पर कुछ गिरोह आ रहा है, मतलब कुछ लड़कों का ग्रुप आ रहा है जो कि रेसिंग कर रहे हैं आपस में। और एंड देन 2 लड़के सबसे आगे चल रहे थे। शायद वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी हद तक ईगो में थे। बाइक की स्पीड उन्होंने तेज बढ़ाई एंड देन एक लड़के की बाइक का पहिया स्लिप हुआ एंड वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर तक स्लिप कर गया बिकॉज उसकी बाइक की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। उसका हेलमेट उसके सिर से निकल गया एंड उसका सिर फूट गया। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचता है। तो तुम जिंदा क्यों हो? उसकी मम्मा ने उसके सामने खड़े होते हुए उसे सुनाया। मुझे मरना था क्या? उस लड़के ने अपनी मम्मा को देखते हुए कहा। हम बस यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि मेरा नाम लान फैमिली से जुड़ा हुआ है। हमें पता चला जो लड़का इतना बिगड़ैल हो कोई और नहीं बल्कि 3 साल बाद वही लड़का है जो 3 साल पहले था। ये जांग मंगजुन। कंपनी की चीजें उसने संभाली, डेफिनेटली संभालने की कोशिश भी कर रहा है। अभी तक कंपनी आ जा रहा है, बट उसकी आदतें कभी सुधरी नहीं। खुद को लेकर वो आज भी लापरवाह है।
सिंगापुर की उस सड़कों पर उसने कांड कर दिया था। तुम्हें कौन कहेगा कि तुम लान ग्रुप के सीईओ होने वाले हो? इस हरकतों पर मैं तुम्हें सीईओ तो कभी नहीं बनाने वाला हूँ। न जाने तुम कंपनी को कैसे संभाल रहे हो। तुम्हारे अंदर तो खुद को संभालने की भी गुण नहीं है। तुम्हें वापस आ जाना चाहिए, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। फाइनली आपको लग ही गया कि यहाँ आना मेरा गलत था। विंग ने लांचा ने अपने डैड को देखते हुए कहा। सीन शिफ्ट होकर 1 महीने बाद पहुंचा। लान कुरेन ने डांटा था कि उसके कमरे की साफ सफाई कर दो, अब वांग जी आने वाला है। हालांकि हर कोई नाराज था, इतना लांचान से कोई क्लोज रिश्ता किसी का रह नहीं गया था। बट अब वो आ रहा था तो सड़कों पे सोने के लिए तो नहीं कह सकते थे ना। पूरे 3 साल बाद उसने लान हाउस में कदम रखा। दाई अम्मा आज भी दाई अम्मा जैसी ही थी, जरा भी नहीं बदली थी। इसमें कुछ नहीं बदला। वो थोड़ा एटीट्यूड में आगे बढ़ा। सीन शिफ्ट कर रात में उसके कमरे में पहुंचा। उसके कमरे का थीम बिल्कुल वैसे ही था, मतलब जो बीच में चेंज हुआ था विवूजान के आने की वजह से सब कुछ बेहतर था। सीन शिफ्ट होकर रात के 11 बजे पहुंचा। उसके पुराने मैनेजर उसके सामने बैठे हुए थे और फिर उन्हें 2 दिन पहले अवार्ड भी मिला। व्हाट? उसने तीखी स्माइल दी। नो रिग्रेट, नो पछतावा, नो लव फीलिंग्स, नथिंग। ही हैज नथिंग, यानी कि हांग मंगजन। उसने जो कहा था वो कर दिखाया। उसने मुझसे कहा था वो करेगा। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट जिंदगी में कुछ तो सही किया उसने। बाबा क्या आप, मैं क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? क्यों? मुझे से मिलने का कोई शौक नहीं है। मुझे जानकर खुशी हुई कि एटलीस्ट उसे इस बात का एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में आना उसकी भूल थी। मैनेजर ने उसका चेहरा देखा, स्टिल शॉक्ड और हैरान। और फिर वो भी क्या उम्मीद कर सकते थे। वक्त गुजर चुका था। बीच में 3 साल गुजरे थे। 3 साल कोई मामूली तो नहीं होते। हाँ, बहुत बड़े भी नहीं थे, बस ठीक था। सीन शिफ्ट होकर अगले दिन पे पहुंचा। लान जान ने लान कुरैन के साथ में यहाँ की कंपनी ज्वाइन की थी। ऑफकोर्स वो लड़का तब 21-22 साल का था। नाउ ही इज 24 एंड 25, यानी 24-25 का। सो मच यंग। फेमस तो शुरू से था, एक बिगड़ैल अमीर ज्यादा जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं है, थोड़ा रूड है, इस टाइप की चीजें तो उसके अंदर पहले से थी। पूरे रास्ते पर जेबुजुन उससे समझाते रहे, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। खैर उसे समझ में तो आती है, बट चीजें वो वही करता है जो उसका मन करता है। स्टिल उसके अंदर फीलिंग्स या बिहेवियर सेम ही है। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा जहां शहर के सबसे रिच पर्सन में से किसी एक ने कोई बड़ी पार्टी रखी थी। ऑफकोर्स वो जाना एलिट फैमिली का हिस्सा था, तो उसे बड़ी बड़ी पार्टियों में बुलाया जाता था। उसका जाना एक ऑनर की बात होती थी। क्या आप भी चल रहे हैं? विभूजिया ने अपने डैड को देखते हुए कहा। मेरा कोई इरादा नहीं है बेटा, इतनी पार्टीज करनी पड़ती तुम्हारे चक्कर से कि मेरा मन भर जाता है। चलिए ना डैड, आपकी वजह से मैं जल्दी निकल पाऊंगा एटलीस्ट। अरे यार मम्मा, आप तो चलिए, आप नहीं चलेंगे तो डैड भी नहीं चलेंगे। मैं चलूं क्या पीछे खड़ा होकर? जेडन कह रहा था। हाँ ठीक है, लेकिन शराब मत पी लेना वहां पर। हम पार्टी में और क्या ही करते हैं। विंग ने उसे घूरा था। आपके अंदर पता नहीं कैसी बुरी आदतें नहीं, मेरे अंदर कोई आदतें नहीं, क्योंकि मैं करना नहीं चाहता। विंग के अंदर कोई आदत नहीं थी। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। उसका सब कुछ बहुत अच्छे से वेल सेटल एंड रूटीन तरीके से चल रहा था। आप लोग चलिए, मैं उसके साथ थोड़ा वक्त गुजार के आता हूँ। विंग अपने कमरे की तरफ जाने लगा। सब लोगों ने ब्लश होकर उसकी तरफ देखा। खैर, मुझे कोई सड़ेल पार्टी में नहीं जाना। वांग जी का दिमाग खराब था। उसे क्लब में शराब या वाइन पीना पसंद आता था, ना कि बुड्ढों की पार्टी में, यानी एल्डर्स की पार्टी में। वहां पर वो क्या करेगा? उसे बस बोरिंग फील होगा। एंड उसकी दोस्त में मैंने आज नए हुक्का उक्का के बारे में बताया था। ओह गॉड, मेरे डैड को भी इनविटेशन मिला हुआ है। मैं कॉल पे उसे फ्रस्ट्रेट होकर बता रही थी। आल्सो जुयांग और ये भी कनेक्ट था। ओह गॉड, मेरे यहाँ भी इनविटेशन आया है। एक काम करते हैं, क्यों ना हम सब वहां मिलते हैं। गॉट इट। वांग जी ने स्मोकिंग कर रहा था। उसको सिगरेट को फेंकते हुए कहता है, गॉट इट। बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी। हॉल एरिया में ऐसा लग रहा था जैसे शहर की सारी अमीरी यहीं पर आ गई है। महंगी से महंगी शराब थी, खुशबूदार शराब थी, मीठी शराब थी, सब तरीके की शराब थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन, मॉडल, नेता, सब कोई आपस में कुछ न कुछ बातें कर रहे थे। मीडिया वालों के कोने में
बाइज्जत जगह दी गई थी ताकि बड़े बड़े चेहरों को उसमें कैप्चर किया जा सके। वांग जी और उसके दोस्त एक कोने में खड़े ग्रुप में खड़े हुए थे। जे बुजुन अलग ही खड़े थे और एलिट फैमिली से बात कर रहे थे। हद हो गई, मुझे तो कैमरे के फ्लैश से बहुत इरिटेट फील होता है। वांग जी के हाथ में एक वाइन थी एंड वो वाइन पी रहा था। नाउ ही इज सो मच हैंडसम। तभी वहां पर एकदम से फ्लैश काफी हद तक बढ़ने लगा। सबने मेन गेट की तरफ देखा। डेफिनेटली अगर कोई जरूरत से ज्यादा ही कैमरे की लाइट्स ऑन होंगी तो सबका टेंशन जाएगा। सबकी नजर सामने पहुंची। एकदम से लाइट ऑफ हुई और सामने फ्लैश फ्लैश बढ़ने लगा। मतलब एक ही लाइट जल रही थी जो मेन गेट की तरफ पड़ी। अब जब एक जगह लाइट होगी तो सबकी नजरें भी उधर ही होंगी। अल्सो वांग जी की नजरें भी उधर थी। ओके, मम्मा सब ठीक है? विभूजान ने अपने मम्मा को दिखाया। चूंकि जब भी पार्टी में जाता वो मैनेजर से नहीं अपनी मम्मा से पूछता है कि वो कैसा दिख रहा है। सर आप बिल्कुल क्यूट दिख रहे हैं एज यूजुअल। उसकी सिक्योरिटी और मैनेजर दोनों ने एक बात की। मतलब वो यंग लड़की थी, दोनों चीजें संभाल देती है। ही इज सो क्यूट, मतलब सी इज सो क्यूट। विंग ने स्माइल पास की। एक प्यारी सी स्माइल के साथ एक प्यारा सा चेहरा अवेयर हुआ। सबकी नजरें उस तरफ गई। सबने कहा वीवूजियन, ये तो वीवूजियन है। इन्हें आज रियल में देख लिया, एक अमीर औरत ने कहा। अब भीड़ में किधर से कौन बोल रहा था कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाह वाही बस लूटी जा रही थी। ओह माय गॉड ये सब क्यूट। एक लड़की ने जो कि लांचान के जस्ट बगल में खड़ी हुई थी, उसने जब विस्पर किया तो लांचान ने उसे सुना। OMG आई एम गे। एक लड़के ने भी सेम चीजें कही। एक ऑटोग्राफ तो मिल ही सकता है। इन सारे यंग मतलब कि अमीर फैमिली के लड़के थे। ऐसा नहीं था कि कोई ऐसा वैसा। उसने व्हाइट कलर का कपड़ा पहन रखा था। असल में व्हाइट कलर की शर्ट थी एंड व्हाइट कलर का उसने कोट पहना हुआ था। also व्हाइट कलर की पैंट थी एंड उसने बस ब्लैक कलर की घड़ी पहनी थी। अपोजिट था बट उसके स्टाइलिश ने उसे काफी हद तक स्टाइल किया था। उसके बाल थोड़े से लंबे थे और बीच की मांग थी जो कि परफेक्टली उसके चेहरे पर फिट हो रही थी। उसके कान में एक मैचिंग का ईयर रिंग था। कोई फूहड़पना नहीं लग रहा था। कोई एक स्टाइलिश एंड बड़े ब्रांड का वो ईयर रिंग उसने पहन रखा था। लाइट मेकअप, पिंक लिप्स और उस लिप्स पे करोड़ों की मुस्कान बिखेरे वो लड़का आगे बढ़ रहा था। कोई इधर चिल्ला रहा था, कोई उधर चिल्ला रहा था। मीडिया वालों में तो अफरा तफरी मच गई। एक फोटो लेने के चक्कर में आपस में वाद विवाद हो गए। ओके, विभूजा ने अपना हाथ आगे किया, मतलब हाथ हिलाने लगा। एंड एटलीस्ट 8 मिनट तक ये चला। एंड 8 मिनट के बाद पूरे हॉल एरिया की लाइट ऑन की गई। विंग जो कि जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उससे हाथ मिला रहा था। आई एम सो हैप्पी कि आपने बहुत अच्छे से मेरा वेलकम किया। वीवूजान की फैमिली पार्टी में बिजी हो गई एंड वीवूजान उनके साथ, मतलब जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज की थी उनके साथ बड़े बड़े लोगों से मिलने लगा। इनसे मिलिए, ये शहर के सबसे अमीर और खानदानी अमीर लोग हैं। ये हैं जे बुजनलान फैमिली के बड़े मेंबर। विंग के सामने वो पर्सन खड़े थे जो दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते थे। हाय, वीवूजान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आपसे मिलकर खुशी हुई। हमेशा तरक्की करो। जे बुजन ने उसे ब्लेसिंग दी। ये लान फैमिली की मेन मेंबर जेबुजन की मम्मा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। विंग ने उन्हें देखते हुए कहा, हमेशा तरक्की करो। सेम चीजें उन्होंने कही। हाउ आर यू? विभूजा ने लान कुरैन से पूछा। बिल्कुल वेल प्रोफेशनल। मैं ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स उसे देखकर कह रहे थे। और इनसे मिलिए। वो भी वूजान का हाथ पकड़ लेते हैं। ये लान फैमिली के सबसे छोटे मेंबर हांग मंगजुन। उसके राइट हैंड में वाइन था, लेफ्ट हैंड में उसका फोन था। विभूजा ने उसके चेहरे को देखा। वो फ्रीज था अपने दोस्तों के साथ में। एंड ना उसका चेहरा फ्रीज था, उसके दोस्तों का भी चेहरा फ्रीज था। हाय, नाइस टू मीट यू। विभूजान ने प्यारी सी स्माइल के साथ उसकी तरफ देखा। एंड एज यूजुअल नॉर्मल टोन में जैसे वो सबसे बात कर रहा था उससे बात करता। बाबा, अर्जेंट कॉल है। आई मीन आपको उनसे बात करनी होगी। उनका मन नहीं लग रहा आपके बिना। सिक्योरिटी के मुंह से इतना निकला। 4-5 लोगों ने बातें सुनी कि उनका मन नहीं लग रहा है। तो छोटी छोटी बात भी मतलब अफवाह की तरह फैलते हैं। आपस में विस्पर होने लगा। उनका किनका, क्या उनके कोई बॉयफ्रेंड है, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, किनका मन नहीं लग रहा। एक्ट बातें। ओ हाँ सॉरी, अर्जेंट कॉल अटेंड करो। विभूजन तुरंत ही मुड़ गए। मैंने हाथ उसने बढ़ाया था हामंगजुन से, बस उसके पास इतना भी वक्त नहीं था कि हामंगजुन से हाथ भी मिला ले।
डेफिनेटली उसने कॉल को कान में लगा लिया एंड वो एक स्पेस वाली जगह पे जाने लगा। उसके पीछे उसके मैनेजर थे आल्सो 2 लोग और थे। ओएमजी, ही इज़ बेबूज़ियान। आई मीन आई नो ही इज़ फेमस बट आई नेवर नो कि सामने से वो ऐसा दिखेगा। आई मीन उसके बहुत सारे फ़िल्म्स एंड बहुत सारी एड मूवीज़ बहुत सारी हैं, एक्ट चीज़ें फला-वला मैंने सुना भी नहीं है इतना, जितना उसने किया है। बट इन द फ्रंट ही इज़ सो अमेजिंग। यकीन नहीं होता है डिलीवरी बॉय है। इतनी सारी बातें मैंने एक सांस में कही। पूरी दुनिया जानती है कि उसने डिलीवरी बॉय से एक फेमस एक्टर की जगह पाई है, सो दैट कामयाबी उसके कदम पर है क्योंकि उसने मेहनत की है। ओएमजी, रियली ही इज़ सो क्यूट। वो शुरू से क्यूट था। जियांग ने पीछे से खड़े होकर कहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी ने गलत डिसीजन ले लिया। सबने वांग जी के पिछवाड़े पे मिर्ची लगाई और वो बंदा अभी तक फ्रीज था और उसका ईगो हर्ट हुआ इस जगह। विंग, उसके मुंह से बस एक जुबानी। वैसे उसे मालूम है कि वो फेमस है। वैसे उसने भी हेड वगैरह देखे सिंगापुर में भी वो जान गए, बट ही डजंट नो कि उस लेवल का ऑरा रखता है। आई मीन उसने कभी केयर नहीं की। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। खैर वांग जी ने उतना टेंशन तो नहीं दिया बट पहला इंटरेक्शन काफी इम्पैक्टफुल था। आप यहाँ पर क्यों हैं? जेडा ने उसे देखते हुए कहा। हैं? वांग जी ने उसकी तरफ देखा। उसे तो आज याद आया कि विभूजान का एक छोटा भाई भी था। क्यों, ये तुम्हारा है? उसने उसे देखते हुए कहा। मेरा होता तो आपको बुलाता भी नहीं। जेडन उसके बगल में खड़ा होकर उसे सुना देता है। वांग जी के कान खड़े हो गए। मतलब ठीक था, उसका भैया भी उसकी जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा जितना कि वो अपने खुद को रिलेशन में दिखा रहा था। और आता कौन? वांग जी ने उसे देखते हुए कहा। आपके घमंड ने आपको मेरे भाई से दूर कर दिया। मेरे भाई बहुत खुश, उनकी जिंदगी में वापस मत आना। मुझे कोई शौक नहीं है। वांग जी ने उसे देखते हुए कहा। हाँ तो ठीक है ना, अब देखिए कि आपने क्या खोया है। तुम्हें क्या लगता है उसने स्टेटस हासिल कर लिया तो मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगा? जेडन ने उसकी तरफ देखा। जेडन, किसी ने जेडन को पुकारा। वी हैव टू गो। भाई मैं आ रहा हूँ। प्यारी सी आवाज लांजान के कान में गई। उसकी नजरें बेतहासा उस तरफ चली गई। विभूजा ने जेटन को बुलाया था। वी हैव टू गो, उसने कहा। एंड वो लोग थोड़ी देर के बाद पार्टी से चले भी गए थे। क्या मतलब कि उसके बारे में कुछ रूमर्स है? वांग जी जो कि अभी बैठा हुआ था कार में, वो लोग वापस आ रहे थे और ये सवाल उसकी तरफ से सडन था। आई मीन मीडिया में ऐसी बातें हैं कि हिडन तरीके से किसी को डेटिंग कर रहे हैं। वो सडनली ही शूटिंग छोड़ के चले जाते हैं। नो मैटर कितना इंपॉर्टेंट शूटिंग है, सडनली किसी से कॉल पे हिडन तरीके से बात करते रहते हैं एंड वीडियो कॉल पे अक्सर रहते हैं। उन्हें कई बार बड़े बड़े होटलों में सपोर्ट किया जाता है। तो ऐसा सब कह रहे रूमर से कि उनके कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई गर्लफ्रेंड है। क्या उसका बॉयफ्रेंड? लांछन, मेरी जिंदगी में बस तुम हो। लांछन ने तुरंत ही कार को रोकने के लिए कहा क्योंकि उसे एक विजुअल्स याद आया, एक फ्लैशबैक याद आया। जब विभूजन से इंटीमेट हो रहा था तो विभूजन ने कहा था कि मेरी जिंदगी में बस तुम हो। थे बॉयफ्रेंड इतनी जल्दी कहाँ से आ गया? मतलब प्यार में इंसान कैसे होता है कि तलाक हो जाने के बाद या मूव ऑन करने के बाद एक इंसान से उसका सेटिस्फाई वाला प्यार पूरा ना हो तो दूसरे को पकड़ लो। मुझे वाइन पीनी, लेकिन बाबा अपने पार्टी में मुझे पीनी। उसका दिमाग खराब हो गया तो उसे विजुअल्स याद आया। वो सोचता है वो क्यों याद कर रहा है। खैर कोई बात नहीं। उसने शराब मतलब वाइन खरीदी एंड अब कार में बैठा हुआ तो उसके आगे कार उसकी मम्मा और डैडी लोग चले गए थे। बाबा आर यू ओके? या आई एम ओके। उसने थोड़ा सा भारी आवाज यूज किया। आई एम रियली ओके। मुझे लगता है बाबा कि वो जिंदगी में काफी आगे निकल चुके हैं। हो सकता है, मुझे इससे क्या। अब कुछ सोच रहा था एंड अंकल बताने लगे तो उसकी मिर्ची लग गई। आई डोंट केयर। भारी आवाज में उसने बस यही कहा। सीन शिफ्ट कर वहां पहुंचा। नशे की हालत में वांग जी अपने कमरे तक पहुंचा और ऐसे ही लेट गया। उसकी आंखों में काफी नशा था एंड उसकी आंख लग भी गई थी। सीन शिफ्ट होकर पूरे 15 दिन बाद पहुंचा। उस मीटिंग के बाद से उसका इंटरेक्शन विभूजन से कभी नहीं हुआ था। ओके ओके, आई गॉट इट। विभूजन डायरेक्टर से बात कर रहा था। वो उसे सीन समझा रहे थे कि किस तरह उसे उस लड़के को मतलब लड़के के साथ में एक सीन करना है। हालांकि उसमें मेल लीड कोई और लड़का नहीं था। एक विभूजन तो दूसरी की एक्ट्रेस थी बट उसे उस वक्त वैसा रोल करना था। फाइन, लेकिन मैं फ्लर्ट करने में थोड़ा सा बुरा हूँ। विभूजन डायरेक्टर को बता रहा था। इट्स ओके, आप इतना प्यार से एक्टिंग करते हैं, मतलब आपसे हो जाएगा, डोंट वेरी। आई होप कि हो जाए।
वो मॉल था एंड मॉल में शूटिंग चल रही थी एंड इत्तेफाकन वांग जी अपने मैनेजर के साथ मॉल विजिट करने गया था। असल में कुछ इन्वेस्टर से उसकी मीटिंग भी थी, सो दैट वो वहाँ गया था। जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो उसने स्विमिंग पूल के पास, असल में वो 4 मंजिला पर था, मतलब कि 4th फ्लोर पे था एंड वहाँ से स्विमिंग पूल दिख रहा था साफ साफ। वहाँ शूटिंग चल रही थी किसी चीज़ की। इतनी भीड़ भाड़, क्या आपने पहले इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं यहाँ पर आने वाला हूँ? मतलब मैं इतनी भीड़ से निकलूंगा? वांग जी ने अपने मैनेजर को देखते हुए हड़के में ले लिया। बाबा वो एक्चुअली वो क्या, एक्चुअली बेबूजान बाबा का शूटिंग चल रहा था, तो आई थिंक कि ऑफ कोर्स वो भी वीवीआईपी नंबर में आते हैं, तो आई थिंक ऐसा नहीं हो पाया। क्या बीइंग, उसने उधर तुरंत झाँका क्योंकि अभी वहीं पर खड़ा था। उससे पहले तो उसे नोटिस नहीं हुआ क्योंकि 4 मंजिला पर था, अब इतना नोटिस कहाँ से होगा, बट बीइंग का नाम सुनकर उसने नोटिस कर लिया। पूल के पास। अब उसने नोटिस किया कि पूल के पास कुछ हो रहा होगा, तो ऑफ कोर्स इधर उधर की कुछ सीन्स होंगे। वैसे पूल के पास क्या जरूरत पड़ी? उसने मैनेजर को देखते हुए कहा। मैनेजर ने बाबा का चेहरा देखा। बाबा को क्या मतलब है, मतलब आगे से जले या पीछे से जले? आई डोंट नो बाबा, मुझे कैसे पता होगा कि पुल के पास क्या शूटिंग चल रही है? फाइन, आई डोंट केयर। उसने फाइल उठाई थी और होटल के मैनेजर की तरफ देखता है। मुझे सेकंड फ्लोर भी देखना है एंड बंदा भी चौथे फ्लोर पे था। अब सेकंड फ्लोर पे जाने की बातें कर रहा था। मेरे लिए कॉफी लेकर आई। अपने मैनेजर को उसने भेज दिया था बाहर ही कि कॉफी में बिजी हो जाएंगे। एंड वांग जी सेकंड फ्लोर पे पहुंचा। अब वो टेरेस पे खड़ा था। अब वहां से शूटिंग का एरिया साफ साफ दिख रहा था एंड वो लड़का उसे दूर से चमकता हुआ दिखाई दिया। डेफिनेटली हसीन वो लड़का बहुत ज्यादा था। बेबूजान की ब्यूटी किसी को भी अट्रैक्ट कर लेती थी। यहाँ बात ब्यूटी की नहीं थी, सो दैट वो इतने दिन तक साथ रह चुके थे। शायद इस तरह वो अट्रैक्ट हो चुका था, या फिर अट्रैक्ट हुआ, या फिर वो देखना ही चाहता था। लांचन दूसरे फ्लोर पे था। वहां से स्विमिंग पूल बहुत साफ दिखाई दे रहा था। ये क्या बकवास है? उसे लगा था कि उसकी शूटिंग किसी लड़की के साथ होगी, लेकिन ये शूटिंग तो किसी लड़के के साथ थी। उसने ये क्या बकवास है, पहले उसके मुंह से निकल गया। होटल के मैनेजर उसके पीछे खड़े हुए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे, वो डिजाइन को देखकर ये क्या बकवास बोल रहे हैं, नीचे शूटिंग को देखकर बोल रहे हैं। असल में भी बुजियान को पूल के अंदर जाकर उसके साथ कुछ वैसे सीन्स करने थे। सीन्स मतलब वैसा वाला नहीं था कि कोई टची सीन्स हो। असल में भी बुजियान को उसे अपने फंदे में लेना था। कुछ सीन ऐसा था सो दैट उसे हर तरीके से सेड्यूस करना चाहता था। इसमें कपड़ा उतारने वाली क्या बात है? विभूजन जब अपने ऊपर की लेयर उतार कर एक्टिंग बाजी करते हुए नीचे फेंकता है। ये शूटिंग चल रही थी, बट वांग जी खुद से कहते हैं कि उसमें कपड़ा उतारने की क्या बात है। हालांकि उसे जेलिस नहीं था, या फिर जेलिस था तो उसे पता भी नहीं था, बट ये था। हद हो गई, उसने मुंह घुमा लिया था। इतनी पतली कमर दिखाने की क्या जरूरत है? वो मन में सोचता है, पतली कमर से यहाँ कोई कम और ज्यादा के नहीं। पतली कमर उनकी होती जो काफी सेक्सी बॉडी के साथ बाई बर्थ पैदा होते हैं, इवन मेल भी। वो अब पूल में उतरा था। हालांकि उसने नीचे के कपड़े नहीं उतारे थे, बट ऊपर का तो उतार दिया था। उसके लंबे बाल उसके गालों तक आ रहे थे। एक ठंडा हवा का झोंका वांग जी के चेहरे से टकराया। उसने बेबूजान को अपने काम में बहुत लगन से 100% देते हुए देखा। ये कौन सा सीन चल रहा है? उसने जब देखा कि बेबूजान उसकी बाहों में जच पड़ा है, मतलब कि बाहों का मतलब कि ऑलमोस्ट किसिंग सीन होने वाला था। देन वो मैनेजर से पूछता है, मैनेजर हक्का बक्का कि मैं तो यहाँ होटल का मैनेजर हूँ, मैं बेबूजान का मैनेजर थोड़ी ना हूँ, मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो खुद वहां जाने की परमिट नहीं मिली है। बाबा आपके लिए चाय नहीं चाहिए? लांचान ने अपने मैनेजर को देखते हुए कहा। बाबा को क्या हुआ? उन्हें तो पता ही नहीं चला। तब मैनेजर की नजर नीचे गई थी। आई मीन ये क्या था? आप जा सकते हैं, उसने होटल के मैनेजर से कहा। फिर उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा। तो इसलिए अवार्ड मिला है, ये लॉन्च चेहरा है उसका। बाबा, लेकिन हुआ क्या? ऐसे सीन्स। अब मैनेजर नीचे झांकते हैं। पूल में रोमांटिक सीन चल रहे थे। वैसे बाबा आपको इनसे क्या लेना देना, राइट? वाई? आई डोंट केयर, उसने गुस्से में जवाब दिया। मुझे नहीं पीना, चलते हैं। इसके बाद वो जहाँ वहाँ से जाने लगा। अब वो बात तो ठीक थी, क्योंकि पूल एरिया में शूटिंग हो रही थी, तो मेन गेट से निकलने का वांग जी के लिए ऑप्शन नहीं था, बिकॉज मीडिया उसके बारे में सुनकर पहले से वहां पर खड़ी हुई थी। मतलब आल्सो लांचन भी एक चमकता चेहरा, चमकता मीन्स कि वो बचपन से ही वो बिगड़ैल था कि वो पहले से ही फेमस हो गया था। वो बात अलग है कि उसने डेविल टोन में वो फेमस हुआ था। बेटर है कि मतलब आपसे तरीके से, मतलब वापस के रास्ते से जाऊं।
तो बैक साइड से उन्हें निकलना पड़ा एंड पूल के आसपास इतनी ज्यादा भीड़ थी एंड विभूषण पानी से निकला हुआ था। वो टॉवल से अपना चेहरा पोंछ रहा था कि एट द सेम टाइम लांजन अपने मैनेजर के साथ उसके सामने से निकला। कुछ सेकंड के लिए उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। हालांकि न वांगजी के कदम रुके न विभूषण ने अपनी नजर उस पर टिकाई और वो दोनों अपने काम में व्यस्त रहे। सीन शिफ्ट होकर कार में पहुंचता है। लांजन थोड़ा आज खामोश सा था। वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि उसके दिल में बहुत ज्यादा गहरा घात हो गया हो। बाबा क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, उसने बस सिंपल सा जवाब दिया। सीन शिफ्ट होकर वहां पहुंचा। जब वो घर पे पहुंचा तो उसने देखा उसकी मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। सो के लांजन तुम्हें वैरिड होने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो मम्मा के पास गया तो अंदर से यही मम्मा ने कहा। खैर उसने कभी तवज्जो नहीं दिया था। वो अपने कमरे में लेटा हुआ था। सीन शिफ्ट होकर फिर से अगले दिन पे पहुंचा। आरिश्वर कि तुम जाना चाहते हो? लांजन ने जियांग से पूछा बिकॉज वो अपने डैड की कंपनी को संभालने के लिए फॉरेन कंट्री जा रहा था। ऑफ कोर्स यह सब मैं क्या करूंगा, अब तो बहुत कुछ काम कर लिया लाइफ में। मैम की एंगेजमेंट हो चुकी थी तो अब वो हुकअप में कम रहती थी, मतलब इन लोगों के साथ में। ऑफ कोर्स उसे भी अपनी चीजें देखनी थी एंड उसकी एंगेजमेंट एक पॉलिटिशियन के लड़के के साथ हुई थी, सो दैट उसका क्लब आना जाना बंद था एंड उसने खुद ये रास्ता चुना था। बचाता नहीं है बेचारा, इतना शराब पीता था कि वो तो बीमार पड़ने लगा था। सो दैट अब वांग जी किसी के साथ क्लब वगैरह तो नहीं जाता था क्योंकि अब उसके साथ जाने के लिए वहां पर बचा भी कोई नहीं था। उस दिन वो देर रात ऑफिस में काम कर रहा था। बस उसका मन नहीं हुआ घर जाने का। अब ऐसा नहीं था कि उसने कोई जिम्मेदारियां कंधों पे उठा ली थी, बस उसका मन ही नहीं था। बाबा लगता है बाहर बारिश हो रही है। ओके। 12 बजे के आसपास वांग जी जो कि अपने मैनेजर के साथ निकला। बारिश बहुत तेज थी। ड्राइवर की वाइफ की तबीयत खराब थी तो उन्होंने ड्राइवर को पहले भेज दिया। मौसम खराब होने की वजह से किसी दूसरे ड्राइवर को नहीं बुलाया क्योंकि मैनेजर ने कहा मैं ड्राइव कर सकता हूँ। कंपनी से ऑफिस से लान हाउस का रास्ता कम से कम 40 मिनट का था और 20 मिनट चलने के बाद ही उनकी कार खराब हो गई। इतना तूफानी मौसम था, इतना ज्यादा तूफानी मौसम था कि वहां पर वो मदद तो नहीं बुला सकते थे। आल्सो फोन्स के सारे नेटवर्क गायब थे। कार खराब हुई तो मैनेजर को उतरना पड़ा एंड उतर के वो जब देखते हैं तो उनके कार का पहिया ही पंचर हो चुका था। अब वहां पर वो क्या कर सकते थे। आल्सो वांग जी भी उनके साथ उतरा था एंड दोनों ही भीग चुके थे। न अम्ब्रेला था ना कुछ था एंड वो बंदा इतना ईगो वाला ना कभी सिक्योरिटी गार्ड के साथ चलता था ना किसी लोगों के साथ चलता था। इसे आज ही खराब होना था। व्हाट द फक। लंचर ने गुस्से में गाली दिया। अभी भी रूड है, अभी भी वैसा है। आधे घंटे वो खड़े रहे कि तभी वहां से एक लग्जरी कार निकली एंड लिफ्ट मांगने के लिए मैनेजर आगे हाथ करते हैं। कार उनको क्रॉस कर गई बट थोड़ी दूर पर कार रुक चुकी थी। लगता है लिफ्ट मिल जाएगी। वांग जी खड़ा हुआ था। जैसे कार का शीशा खुला, मैनेजर का चेहरा सफेद। असल में वही बुझान की कार थी जो अभी एक पार्टी से वापस आ रहा था। आप यहाँ पर? वो एक्चुअली बाबा की कार खराब हो गई। विभूजान ने शीशे में देखा। लांजन पीछे खड़ा हुआ था। लांजन को भी आइडिया नहीं कि विभूजान की कार है। ओके मैं लिफ्ट दे सकता हूँ। अब कोर्स बंदे में अब वो कितना बदला है, कितना फर्क पड़ता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो बस विभूजान है। नो ईगो, नो कुछ, नो कुछ। एक्चुअली बाबा वो विभूजान बाबा की कार, मुझे लिफ्ट नहीं लेनी। वांग जी ने मना किया। बाबा लेकिन मैडम जी की तबीयत ज्यादा खराब है, आपको चलना होगा। उसकी मम्मा की तबीयत खराब थी तो वांग जी को जाना भी था। रात भर वहां कैसे रुकेगा। मम्मा ने कहा था आ जाना हर हाल में। अब वो दिल दुखाएगा तो वही बात होगी। हालांकि वो कोई महात्मा तो नहीं बन गया था बट ठीक था, अभी थोड़ा सा बड़ा हो गया था पहले से। चीजें उतना नहीं बिगाड़ता था जितना पहले बिगाड़ता था। मेरे कपड़े भीगे। कार का दरवाजा खोलते हुए उसने सबसे पहले कहा इट्स ओके, किसी की तबीयत से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कार नहीं है। विभूजा ने आई कांटेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया। वो सामने की तरफ देख रहा था बट उसने वांग जी से सिंपल सा कहा। अंकल से भी उसने कहा कि बैठ जाइए, कार इतनी भी महंगी नहीं है कि किसी के भीगे हुए कपड़े से खराब जाए। लांजन उसके बगल में बैठ गया। उनके बीच डिस्टेंस था क्योंकि विभूजा ने डिस्टेंस बनाया था। काफी ठंडे में था, वो काफी कांप भी रहा था। नहीं कि वांग जी। विभूजान का कॉल बार बार रिंग हो रहा था।
तो फाइनली बेबूजान ने अपने हेडफोन्स को लगाया एंड फ़ोन को अपने जेब में ही रखे रखा। हाँ, मिसिंग यू टू। तो उसने जब ये कहा तो मैनेजर को कब उल्टी आ जाए कौन कि उन्हें नहीं पता। मतलब बाबा के बगल में बैठे मिसिंग यू टू कर रहे हैं, मीन्स की रूमर सही है, मीन्स कि उनके बॉयफ्रेंड है, मीन्स उनका गर्लफ्रेंड है, मतलब उनकी गर्लफ्रेंड है। हाँ, रियली मिस यू। आई सेड, आई रियली मिस यू। ओके, आई एम सॉरी, मैं अपना कान पकड़ रहा हूँ, वो 2-3 बार कहता है लव यू। आई एम कमिंग बैक ना। मैनेजर थोड़ा सा खांसते हैं, बट किसे केयर है एंड हु केयर्स। सीन शिफ्ट कर लान हाउस में पहुंचा वांग जीजू की, क्योंकि कार रुकी तो उतर गया था एंड कार चली भी गई थी। लान चंजो की चल रहा था। बाबा आप, क्या मैंने जो सुना वो आपने भी सुना। अब उसे ये इतने साल बाद इस बात की खटक हुई कि उस वक्त इंटीमेट होते हुए उस लड़के ने उसे कहा था, आई एम ओनली योर्स, आई एम ओनली लव यू, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। एंड नशे में वांग जी को बस उसकी ये बात इतनी याद थी क्योंकि वो लड़का उस वक्त रोते हुए उसे कह रहा था, एंड नाउ आई लव यू टू, आई मिस यू टू। ये क्या है फिर? या तो वो लड़का तब फेक था या तो वो लड़का आज फेक है। एंड ये चीज उसे चुभी, ये चीज उसे खटकी। क्या आपने ही सुना कि उसने कहा आई लव यू टू? क्या आपने ही सुना कि उसने कहा आई मिस यू टू, आई एम कमिंग? बाबा एक्चुअली मैंने भी यही सुना। वांग जी ने मैनेजर के चेहरे को देखा एंड 25 साल का वो नौजवान, उसने कभी अपनी जिंदगी में किसी चीज को इतना नहीं सोचा, ना उसे कभी चुभी कोई चीजें जितनी आज चुभी। ये कोई जलसी या प्यार या डीप मोहब्बत नहीं थी, एक कांटा था जो एकदम से उसे धीरे धीरे चुभने लगा कि उस दिन उस रात इंटीमेट होते हुए लड़का जो रो पड़ा था, वो आज किसी और से सिर्फ 3 सालों में ये कैसे कह सकता था, आई लव यू टू, आई मिस यू टू। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि जैसा कि आप मैंने कहा मम्मा की तबीयत जब तक ठीक नहीं होती बस मैनेज कर लीजिए एंड चीज़ें रिवर्स हो चुकी सो दैट मैं मुखड़ा बना चुकी हूँ एंड अब इस स्टोरी का मेन पार्ट भाग शुरू होगा। ये बस मुखड़ा था, बता के जाना कि कैसा लगा। डोंट वेरी, मैं भी चीज़ें ऊपर नीचे देखी हूँ बट ठीक है। आई होप कि एंड तक सब कुछ सही हो जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। लव यू ऑल। ज़्यादा पार्ट इसके तो नहीं है लेकिन स्टिल अभी भी चीज़ें हैं, फीलिंग्स है, फैमिली, बहुत कुछ है। कुछ भी कहना दिखाना मुश्किल है, वो बात अलग है कि आप काफ़ी हद तक मेरी स्टोरी सुनते हैं एंड चीज़ें एंड देन सही हो जाती हैं तो एंड देन सही हो ही जाएंगे। मैं भी अपने आइडिया भी लगाया हूँ बट इट इज़ ओके। अपना ख्याल रखें और बताना कि कैसा लगा। लव यू ऑल।